मशहूर कौल है आइंस्टाइन का कि एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी क्या किया कि आइंस्टाइन के इसी मकूले को पे अमल किया, और देखें जी हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही है। टीचर बैठा हुआ है और कह रहा है फॉर द फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब दैट ट्री। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि बंदे ने चढ़ना आता है पेड़ पे, नहीं चढ़ना आता है, सब ने एक ही इम्तिहान देना ताकि फेयर सिलेक्शन हो सके। और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की खूबी है कि जो शख्स जो है वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, हम उसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं। या कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो हम कह रहे हैं नहीं भाई साइंटिस्ट नहीं बनना, तुमने जो साइकोलॉजी पढ़नी है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को के अंदर जो सलाहियत हैं उन्हें उजागर करें और उसके हिसाब से उनका कैरियर डेवलप करें। लेकिन बहरहाल होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक तरह का जरा भेड़ चाल है कि फुप्पो का लड़का इंजीनियर है तो हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, खाला की बेटी डॉक्टर है तो हमारी बेटी भी डॉक्टर बनेगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इस अहल है या नहीं है। अंजुमन फरोग साइंस अलीगढ़ शाख इस साल के पहले वेबिनार, जिसका उन्वान है पेशरफ्त, में आप सबका खैर मकदम है। प्रोफेसर जफर अहसन साहब, जो एक जाने माने माहिर रियाजियात हैं और जिनकी स्कूल से पीएचडी तक की तालीम मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में हुई, यही मुलाजमत की और प्रोफेसर और सदर शोबा भी रहे। एक लंबा सफर है और अलीगढ़ के माहौल और मेहनत ने उन्हें कुंदन बना दिया। प्रोफेसर जफर अहसन साहब ने निस्फ दर्जन रियाजियात पर किताबें तहरीर की हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ाई जाती हैं। 100 से जायद मकाले लिखे हैं। एक अच्छे और बुज़लसज मुकर्रिर हैं। खुशकिस्मती से अनफ्रास अलीगढ़ को एक काबिल सदर मिल गया जो एक जिंदा दिल इंसान भी है। अगर मैं ये कहूं कि एएमयू के आइंस्टाइन हैं तो गलत न होगा। और आज का मौजू है आइंस्टाइन के उमूमी नजरिया इजाफियत के कुछ पुरकशिश नताइज। तो मैं सदर मोहतरम की इजाजत से प्रोफेसर जफर अहसन साहब को दावत देता हूं कि वो अपनी तकरीर शुरू करें। बिस्मिल्लाह। मुई साहब ने एक मरतबा फिर मुझे फंसाया है सदर कह के। जब भी सबसे पहला लेक्चर हुआ था उस वक्त भी जब ये अंजुमन का ये प्रोग्राम चला था कि वेबिनार वगैरह हुआ करेंगे, तो तब भी मुझे को उन्होंने आगे कर दिया। और आज भी बहरहाल तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज कम से कम मैं जो कुछ मैंने सीखा तालिब इल्म की हैसियत से उसको आपके सामने पेश करने की सआदत मुझे नसीब हो रही है आज। तो मौजू के बारे में तो बता ही चुके हैं, तो मैं अपने कुछ स्लाइड्स के साथ शुरू करता हूँ। ये इश्तार बनाया इन्होंने, बड़ा इश्तार ही बड़ा पुरकशिश है। मौजू का तो पता नहीं कि वो सबको अपनी तरफ राग़िब कर पाएगा या नहीं। एक माजरत चाहूँगा लेक्चर शुरू करने से पहले, वो ये कि मेरी सारी स्लाइड्स अंग्रेजी में हैं। अभी तक बावजूद तमाम कोशिश के मैं उर्दू टाइपिंग ना सीख पाया, तो बहरहाल इसके लिए माजरत खा हूँ कि लिखा अंग्रेजी में लेकिन बोलूँगा उर्दू ही में, और कोशिश करूँगा कि मुश्किल से मुश्किल इस्तिलाहात ना इस्तेमाल की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये लगे कि ये कुछ हकीमी दवाएं बताई जा रही हैं, इस तरह से ना महसूस हो, ये लगे कि हाँ भाई साइंस ही पढ़ाई जा रही है। तो आइए देखिए, मौजू तो आपके सामने है। आइंस्टाइन के उमूमी नजरिए इजाफियत के कुछ पुरकशिश नताइज। तो जाहिर अंग्रेजी ट्रांसलेशन यहाँ है, और ये मेरा नाम और मेरा पता, और ये बहरहाल मेरी यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम है। और पूरी जिंदगी में अगर मैंने
किसी बात पे फख्र किया है तो बस इसी बात पे किया है कि मैं इस इदारे का तालिब इल्म हूँ, जिसका लोगो भी यही है, मोटो भी यही है, अल्लमल इंसाना मालम यालम, कि हमने इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। तो चूंकि आइंस्टाइन की थ्योरी है तो जाहिर है इसको आइंस्टाइन के कुछ कॉल से ही शुरू करते हैं। तो बड़ा फेमस मशहूर कॉल है आइंस्टाइन का कि एवरीबडी इज ए जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी क्या किया कि आइंस्टाइन के इसी मकूले को पे अमल किया, और देखें जी हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही है। टीचर बैठा हुआ है और कह रहा है फॉर ए फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब दैट ट्री। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि बंदे ने चढ़ना आता है पेड़ पे, नहीं चढ़ना आता है, सब ने एक ही इम्तिहान देना ताकि फेयर सिलेक्शन हो सके। और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की खूबी है कि जो शख्स जो है वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, हम उसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं। या कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो हम कह रहे हैं नहीं भाई साइंटिस्ट नहीं बनना, तुमने जो साइकोलॉजी पढ़नी है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को के अंदर जो सलाहियत हैं उन्हें उजागर करें और उसके हिसाब से उनका कैरियर डेवलप करें। लेकिन बहरहाल होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक तरह का जरा भेड़ चाल है कि फुप्पो का लड़का इंजीनियर है तो हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, खाला की बेटी डॉक्टर है तो हमारी बेटी भी डॉक्टर बनेगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इस अहल है या नहीं है। बहरहाल आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है। तो आइंस्टाइन की पैदाइश 14 मार्च 1879 को हुई थी और उनकी डेथ 18 अप्रैल 1955 को हुई। आइंस्टाइन का एक और कॉल है, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। तो कोशिश करूंगा मैं कि इनके इस कॉल पर पूरा उतरूं और कुछ ऐसा पेश करूं कि आपकी समझ में कुछ ना कुछ तो आ ही जाए। हालांकि ये कहा जाता है कि जिस जमाने में आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी उस वक्त गिनती के 3 लोग जानते थे इस थ्योरी के बारे में। एक आइंस्टाइन खुद और एक इनके दोस्त मार्शल ग्रॉसमैन। जाहिर है दोस्त की बात पे यकीन करना पड़ता है तो वो पक्के दोस्त होते थे। और एक सर आर्थर एडिंगटन। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है जब ये थ्योरी पॉपुलर हुई तब और लोग भी उसे जानने लगे। और बहरहाल इस थ्योरी ने बड़ा नाम कमाया हुआ है, 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी ये अपने जोर शोर से अपने कायम है। आइंस्टाइन ने 2 थ्योरीज दी। एक थ्योरी रिलेटिविटी की 2 थ्योरियां दी इन्होंने। एक थ्योरी दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी खास नजरिया इजाफियत। ये 1905 में दिया था और इसमें इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि देखिए थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बहुत ज्यादा नहीं टेक्निकल होगा, थोड़ा सा टेक्निकल। इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद ये कि जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं इस कमरे के अंदर ये हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ है। तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मेरी पोजीशन मालूम करनी है किसी को कि मैं कहाँ बैठा हूं तो मुझे उसको कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए मेरे। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन मालूम करने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है और वो जो सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं रिलेटिविटी की ब्रांच में, और उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का पहला लॉ जो है वो होल्ड करता हो। तो उसने ये कहा कि 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वो इस तरह से है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हरकत में है और दूसरा खामोशी से बैठा हुआ है, रेस्ट पे है। जो हरकत में है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में या दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं। तो अब ये ऑब्जर्वर किस तरह से रिलेट करेंगे, आपस में इनका क्या रिलेशनशिप होगा। यानी कोई इवेंट अगर हो रहा है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑब्जर्वर जो उस इवेंट को कैसे देखेगा। तो यहाँ पर ये मान लिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, चाहे सोर्स मूव करता हो या ऑब्जर्वर मूव करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहेगी। तो आइंस्टाइन ने इस नजरिए के तहत ये बताया हमको कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। यानी अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे हूं,
आपके रिलेटिव, अगर मैं मूव कर रहा हूं तो आपके रिलेटिव, एक दूसरे की निस्बत से हम चीजों को देखते हैं। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं, जबकि न्यूटन की थ्योरी में सारी चीजें एब्सोल्यूट थी, मास भी और वेलोसिटी भी और टाइम भी, लेंथ भी, हर चीज एब्सोल्यूट थी। जबकि आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए ये साबित किया कि दुनिया में कोई चीज भी एब्सोल्यूट नहीं है सिवाय गॉड के, गॉड एब्सोल्यूट है, बाकी हर दुनिया की हर चीज जो है वो रिलेटिव है। अब यहाँ पर जो है स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो जब स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड को हम दोबारा डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। चूंकि स्पीड जो है कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज नहीं। अब अगर हम स्पेशल रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन डाल दें तो फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाती है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। कहने को तो बड़ा आसान है कि कह दिया कि भाई ठीक है, आप स्पेशल रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन और ऐड कर दें तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। तो इसी चीज को दूसरी तरह से देखा गया कि ये दरअसल में आइंस्टाइन ने जो दूसरा अपना नजरिया दिया, जो आम नजरिया इजाफियत कहलाता है या जनरल रिलेटिविटी कहलाती है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि बेसिकली ये एक ग्रेविटेशन की थ्योरी है। तो ग्रेविटेशन की इस थ्योरी में कौन सी ऐसी बात है? न्यूटन की थ्योरी उससे पहले मौजूद थी, 300 साल से राज कर रही थी न्यूटन की थ्योरी। आइंस्टाइन आए, उन्होंने फौरन के फौरन न्यूटन की थ्योरी को बदल दी और कहा कि भाई सारी की सारी चीजें रिलेटिव है। एक तो फर्क यह आया, फिर ये कहा कि भाई ये ग्रेविटेशन जो है इसका भी कंसेप्ट अलग ही है। और उसका उन्होंने ये कहा कि दरअसल ग्रेविटी जो है ये एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जैसे जैसे भी हम किसी भी चीज को, किसी भी मास को किसी जगह रखते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर ये एक कागज है, नजर आएगा आपको यकीनन, ये कागज है, इसको हम कहते हैं ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशन की स्पेस है। ये स्पेस जो है ये फ्लैट स्पेस कहलाती है। जैसे ही हम इसमें कोई मास रखते हैं, तो देखिए जैसे ही हमने कोई मास रखा, छोटा सा मास रख दिया, जैसे ही मास रखा हमने, तो ये स्पेस जो थी ये कर्व हो गई, स्पेस जो है ये टेढ़ी हो गई। जैसे ही मास रखा, जहां पर कोई भी मास कहीं भी रखे वो स्पेस कर्व होती है। अब डिपेंड करता है कितना ज्यादा मास रखा है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा स्पेस कर्व होगी। तो जब स्पेस कर्व हो गई तो अब इस कर्वनेस की वजह से चीजें जो है बजाय सीधे सीधे मूव करने के अब ये टेढ़ी टेढ़ी मूव कर। तो ये ग्रेविटी जो है, यानी ये एक तरह की प्रॉपर्टी हो गई कि स्पीड ऑफ मैटर, यानी मैटर के बजाय जो पैसिव स्पेस टाइम मूव करने के लिए, कि अब ये मैटर जो है ये स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देगा, एकदम जो है इसको चेंज कर देगा। तो किस तरह से डिस्टॉर्शन होगा, इस डिस्टॉर्शन के लिए आइए देखते हैं अगली स्लाइड। ये देखिए, ये हमारे पास जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि ये 2 डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास। इस 2 डायमेंशनल स्पेस में ये तो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ये है, एक पॉइंट ये है। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन यूक्लिडियन स्पेस। ये यूक्लिडियन स्पेस कहलाती है। फ्लैट स्पेस जो है इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, फ्लैट स्पेस है, ये यूक्लिडियन स्पेस कहलाती है। इस स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब जैसे ही हमने मास रखा यहाँ पे, इसी के अंदर जब हमने मास रखा, मास रखते ही जो है स्पेस कर्व हो गई। तो अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह गया, बल्कि एक कर्व लाइन रह गया। इस कर्व लाइन को ज्योडेसिक कहते हैं। अब जैसे ये तो कम मास रखा था, अब देखिए अगर ज्यादा मास रखे, जैसे ज्यादा मास रखा तो इस पे ज्यादा कर्व हुई, और ज्यादा मास रखा तो इस पे ज्यादा कर्व। तो अब ये जो मास की वजह से स्पेस में डिस्टॉर्शन आया या टेढ़ी मेढ़ी स्पेस हो गई, तो अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि इसने ये किया कि जो मटेरियल पार्टिकल है और लाइट है, ये अपने जो यूजुअल इनका पाथ है, हम सब जानते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन अगर किसी ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट के पास से गुजरेगी तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, बल्कि वो कर्व्ड हो जाएगी, उसी मास की तरफ कर्व हो जाएगी। जैसे ये सूरज है हमारा, सूरज जाहिर अच्छा खासा वजनी है, 10⁻30 किलोग्राम है इसका मास। तो ये सूरज है, जहां जिस जगह भी सूरज है, जहां भी जिस स्पेस में भी रखा हुआ है, वहां पे देखिए उसके आसपास जो है स्पेस जो है ये कर्व हो गई, ये टेढ़ी सी स्पेस हो गई। तो अब आमतौर से हम ये जानते हैं कि लाइट जो है
रोशनी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, देखिए स्ट्रेट लाइन में सफर करती है, यहाँ से यहाँ तक सफर करती है। लेकिन अब जैसे ही ये यहाँ से इस सूरज के पास से गुजरेगी, तो चूंकि सूरज के पास स्पेस जो है टेढ़ी हो गई है, कर्व हो गई है, तो बजाय सीधी जाने के वो इस तरफ मुड़ जाएगी। तो एक्चुअली स्टार्ट तो यहाँ पे है, लेकिन देख हम यहाँ पे रहे। एक्चुअल स्टार्ट तो यहाँ पे, लेकिन देख हम यहाँ है। तो अब ये इसने थ्योरेटिकल दिया, थ्योरी दी उसने, और ये कहा कि भाई देखिए प्लीज अपने माइक खुद बंद कर दीजिए, अपने माइक प्लीज खुद बंद कर दीजिएगा। तो जैसे ये रोशनी इसके पास से गुजरी, चूंकि स्पेस टेढ़ी थी, तो इसकी वजह से वो सीधे रास्ते पे ना जाके, सीधी लाइन में जाके इसकी तरफ मुड़ गई। आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि ये दोनों, ये जो डिफ्लेक्शन है, यानी ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है, ये डिफ्लेक्शन है 1.750 आर्क पर सेकंड, इतनी डिफ्लेक्ट होती है। ये उसने थ्योरेटिकली प्रूव किया। लेकिन कोई भी थ्योरी उस वक्त काबिल कबूल समझी जाती है जब वो एक्सपेरिमेंट पर पूरी उतरे। तो आइंस्टाइन की थ्योरी को साबित करने के लिए जरूरी था कि ये ऑब्जर्व किया जाए। आइंस्टाइन ने ये थ्योरेटिकली प्रेडिक्शन दी कि ये जो डिफ्लेक्शन है, यानी अपने सीधे पाथ के बजाय टेढ़ा पाथ जो इख्तियार करेगी लाइट, तो ये डिफ्लेक्शन, ये जो नजर आ रहा है जहां एरो आपको, तो ये डिफ्लेक्शन होगा 1.750 आर्क पर सेकंड। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए जाहिर है कोई ऐसा मौका होना चाहिए जिससे तजर्बा किया जा सके। तो आइंस्टाइन खुशकिस्मत होता था कि उसने ये 1916 में अपनी थ्योरी दी, और 3 साल के बाद एक टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ मई 29 को 1919 में। तो जो उनके दोस्त होते थे आर्थर स्टैनले एडिंगटन, उन्होंने एक तजर्बा जो है करने की सोची, और बहरहाल वो तजर्बा किया, और उन्होंने उस वक्त जो है टोटल सोलर इक्लिप्स के वक्त ये लाइट का जो डिफ्लेक्शन था इसका मेजरमेंट लिया, और फिर रात को जो फोटो खींचा उससे मेजरमेंट लिया, और पाया कि भाई आइंस्टाइन ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। तो चुनांचे वो 3 साल के अंदर जो है इसकी थ्योरी ने एकदम बिल्कुल इनकलाब से बर्पा कर दिया कि देख भाई लाइट जो अच्छी खासी सीधी लाइन में चलती थी, आइंस्टाइन आए और उन्होंने लाइट को टेढ़ी लाइन में चलने पे मजबूर कर दिया। और ये मजबूर इसलिए किया कि ये प्रॉपर्टी है स्पेस की कि जैसे ही उस पर आप कोई वजन रखेंगे, कोई मास रखेंगे, वो फौरन कर्व हो जाएगी। तो उस कर्वनेस की वजह से चीजें जो है सीधे न चल के बल्कि उसी की तरफ मुड़ जाएंगी। तो इससे बड़ा एकदम फर्क पड़ा इन चीजों से, बहुत ज्यादा सिलसिला हुआ एकदम। तो उसका फर्क ये हुआ कि ये जो अजीब सी प्रॉपर्टी जो आई स्पेस टाइम की, कि चीजें जब इसमें किसी ग्रेविटेटिंग मास के पास से गुजरती हैं तो वो उसकी तरफ मुड़ जाती है, यानी लाइट जो उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो ये बिल्कुल न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। और आइंस्टाइन जब ये 2 अप्रैल 1921 को अमेरिका ले गए, तो वहां पर जो अखबार निकलता है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने हेडलाइन लिखी, साहब हेडलाइन देखिए कितनी उम्दा लिखी, आइंस्टाइन स्पेस एंड टाइम आर वेडेड। आइंस्टाइन की आवाज लिखा कि भाई इनकी शादी हो गई स्पेस और टाइम की। मैटर एंड एनर्जी डिक्लेयर्ड इंटरचेंजेबल, यानी E इक्वल टू mc², जो उनकी मशहूर जमाना इक्वेशन है कि E एनर्जी है और m मास हो गया और c जो है स्पीड ऑफ लाइट। तो E इक्वल टू mc² के मैटर और एनर्जी जो है ये इंटरचेंजेबल है, और मैटर जो है स्पेस को कर्व करता है, और उसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट का मोशन जो है इफेक्ट हो जाता है। अब इसी चीज को दूसरी जरा मिसाल से समझें कि तस्वीर को देखें। ये तस्वीर जो है इसमें मरकरी का ऑर्बिट दिखाया गया है। मरकरी जो है ये हमारा सन है, और ये मरकरी प्लैनेट दिखाया गया है। मरकरी जो है सूरज से सबसे नजदीक तरीन सैयारा है। मरकरी के बाद वीनस के बाद फिर हमारी अर्थ। तो अब इन्होंने आइंस्टाइन ने ये साबित किया कि ये जो पॉइंट P1 नजर आ रहा है यहाँ पर, तो P1 जो है ये वो पोजीशन है जब मरकरी सूरज से करीब तरीन होता है। तो इसको हम पेरिहीलियन कहते हैं, यानी वो पॉइंट जब सैयारा सूरज से अपने करीब तरीन डिस्टेंस पे होता है, नजदीकी डिस्टेंस पे होता है, तो पेरिहीलियन कहते हैं। तो अब होना ये चाहिए कि जब प्लैनेट मूव कर रहे हैं तो जब पूरा चक्कर लगाएं सन का, तो उन्हें उसी पॉइंट पे आना चाहिए। ये क्लोज ऑर्बिट में होते हैं, क्योंकि इससे पहले केपलर ने ला बताया था कि एवरी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिक ऑर्बिट।
तो इलिप्टिक ऑर्बिट तो क्लोज कर्व होता है। क्लोज कर्व का मतलब ये कि जहां से आप चले, यहां से चले और फिर लौट के यहीं आ गए, तो क्लोज कर्व हो गया। लेकिन मरकरी के साथ ऐसा नहीं है कि ये जो पेरीहीलियन है, यानी क्लोजेस्ट पोजीशन जो है सन से इसकी, तो ये वापस अपने पेरीहीलियन पे नहीं लौटता, बल्कि वो पेरीहीलियन शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, तस्वीर में जरा बड़ा करके दिखाया गया है, इतना इतना शिफ्ट नहीं होता जितना तस्वीर में दिखाया गया है। लेकिन जाहिर है दिखाने के लिए तो तस्वीर बनानी पड़ेगी, वरना इतना छोटा कैसे दिखा पाएंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये पेरीहिलियन की पोजीशन है, इसे यहीं लौट के आना चाहिए था P1 पॉइंट पे, लेकिन जब पूरा चक्कर लगा लेता है तो P1 पे नहीं आता, उसका पेरीहिलियन शिफ्ट हो जाता है और वो P2 पे आता है। फिर दूसरा, जब तीसरा चक्कर लगाता है तो फिर वो P3 पे आ जाता है, यानी क्लोज ऑर्बिट नहीं है। तो अब ये ऑर्बिट जो है क्लोज नहीं है, बस यहीं से जो है न्यूटन की थ्योरी जो है वो गड़बड़ आ गई, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी कहती है कि सारे ऑर्बिट क्लोज है और आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि ऑर्बिट तो क्लोज नहीं है। ये तो क्लोज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्लोज, ये सन जो है हैवी ऑब्जेक्ट है मरकरी के मुकाबले में, लेकिन जो एक्चुअल एडवांसमेंट है, यानी पेरीहिलियन का जो शिफ्ट है P1 से P2, इन दोनों के बीच की जो शिफ्ट है वो सिर्फ 43 सेकेंड्स ऑफ आर्क पर सेंचुरी, एक सदी में इतना सा शिफ्ट होगा। लेकिन कितना भी शिफ्ट हो, अपनी असली पोजीशन पे तो नहीं आ रहा ना। तो जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ऑर्बिट जो है वो क्लोज नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि ऑर्बिट जो है क्लोज नहीं है, न्यूटन की थ्योरी कहती है ऑर्बिट क्लोज है। बस यहीं से जो है चेंज आया, यहाँ यही जगह है जहां से न्यूटन की थ्योरी खत्म होती है और रिलेटिविटी शुरू होती है। लेकिन यही फर्क जो है, जब साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा तरक्की की, तो फिर ये हुआ कि यही कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें मिले आसमान में जिनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी, यानी बहुत ज्यादा मास था उनका, बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स थे तो उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी। जब उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी तो इसी फिनोमेना को कि किस तरह से ऑर्बिट जो है क्लोज नहीं है, ये एक बाइनरी पल्सार एक ऑब्जेक्ट है, ये पल्सेटिंग स्टार कहलाते हैं, यानी पल्सेटिंग रेडियो सोर्सेज होते हैं। आसमान में कुछ ऐसे सितारे हैं जो रेडियो सोर्स इमिट करते हैं, और वो इस तरह से इमिट करते हैं जैसे हमारी नब्ज होती है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी रह रह के वो रेडियो सिग्नल से इमिट करते हैं। तो ऐसे ही दो पल्सार हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं, और जब घूमते हैं तो क्लोज ऑर्बिट में ना होकर के उनका ऑर्बिट जो शिफ्ट होता है, यानी पेरी एस्ट्रॉन कहलाता है, यहाँ पे पेरीहिलियन कहलाता था प्लैनेट्स के केस में, और स्टार के केस में ये पेरी एस्ट्रॉन कहलाता। तो ये पेरी एस्ट्रॉन जो है अपनी जगह पे वापस ना आके बल्कि 4.2 डिग्री पर ईयर शिफ्ट करता है। तो देखिए ये बड़ा ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन आया। तो इससे पता चला कि भाई आइंस्टाइन जो है बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, जो कुछ उन्होंने थ्योरी दी वो किसी हद तक उनकी थ्योरी चल भी रही है। और फिर 1915 से जब उन्होंने ये थ्योरी दी, जब से लेके 1960 तक रिलेटिविटी ने बड़ा अपना, सबका अपना ध्यान, सारे जमाने का ध्यान अपनी तरफ राग़िब किया, खास करके मैथमेटिशियंस का, और सारी दुनिया में ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती रही। और अकेले सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, बल्कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री या क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ मिला के पढ़ाई जाती रही। अकेले सब्जेक्ट को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। फिर से सोचते थे कि भाई इसमें ऑब्जर्वेशन इतने ज्यादा अच्छे नहीं है कि जो इसकी प्रेडिक्शंस को चेक किया जाए, लेकिन इस बात पे हर शख्स राजी था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बहुत खूबसूरत थ्योरी है। और ये बिल्कुल ऐसा था, यानी 60s तक, 1960s तक जनरल रिलेटिविटी के बारे में ये था कि ये एक बिल्कुल खूबसूरत शहजादी की तरह थी, जिसकी खूबसूरती को हर शख्स सराहता था, लेकिन शादी कोई नहीं करना चाहता था उससे। इस तरह का कंसेप्ट था। लेकिन जैसे ही 1960 में जब पल्सार्स और कोजार्स की डिस्कवरी हुई और ब्लैक होल का कंसेप्ट आया, तब सारी चीजें जो है एकदम चेंज हो गई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करते थे। पल्सार जैसे मैंने बताया पल्सेटिंग रेडियो सोर्सेस, और कोसार कॉसी स्टीलर रेडियो सोर्सेस। तो ये दो स्टार्स थे जो बड़े, इनका बड़े जबरदस्त इनका मास होता है। और पल्सार्स तो ये यकीन किया जाता है कि दे आर एट द बाउंड्री ऑफ अवर, हमारी यूनिवर्स की हदों पर है। और फिर जब ब्लैक होल का कंसेप्ट आया तो फिर ये चीजें ऐसी थी कि जिनकी ग्रेविटी जो थी बहुत ज्यादा थी, यानी वहां बाकायदा देखा जा सकता था कि किस तरह से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके इन्हीं की तरफ मुड़ जाती है, ऑब्जेक्ट्स की तरफ मुड़ जाती है। और फिर जब ये हुआ तो उसके बाद से रिलेटिविटी ने तो बिल्कुल अपनी पकड़ मजबूत बनाई बाकी सारी फिजिक्स के ऊपर।
और अपने सारे टेस्टों में पूरी उतरती रही। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जनरल रिलेटिविटी की प्रिडिक्शंस होती, जो उन्हें थ्योरेटिकली प्रिडिक्शन की थी आइंस्टाइन ने, वो एक एक करके सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होती गई। और फिर रिलेटिविटी ने हमारा जो तसव्वुर था, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, उस यूनिवर्स का जो तसव्वुर था, वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और इस तरह से उसने एक रेवोल्यूशन लेके आई ये थ्योरी पूरी फिजिक्स के अंदर। और आजकल जो है बिल्कुल इंटीग्रल और इंडिस्पेंसेबल पार्ट है बिल्कुल फिजिक्स का। ये थ्योरी जो है ग्रेविटेशन और स्ट्रक्चर और यूनिवर्स की साख्त को जो है आपस में रिलेट करती है, आपस में एक जोड़ती है कि किस तरह से ग्रेविटी और स्पेस टाइम एक दूसरे से रिलेटेड है। ये आपस में ये थ्योरी आपस में रिश्ता जोड़ती है इन दोनों चीजों का। अब इस थ्योरी के बहुत सारे कनेक्शंस हैं रिलेटिविटी में, यानी बहुत सारे रिलेटिविटी के बहुत सारे कनेक्शंस हैं पार्टिकल फिजिक्स में, स्ट्रिंग थ्योरी में, और इसके साथ साथ के बहुत सारे जो है ऐसे नताइज हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमें हैरत ज़दा करती हैं। जैसे मिसाल तौर पर ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रोडक्शन और उनका डिटेक्शन, बिग बैंग थ्योरी, या अर्ली यूनिवर्स, या लेट यूनिवर्स, या कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, और आजकल तो वो फैशन चला है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें इसी थ्योरी की देन है। इसी थ्योरी की बिना पर इन सारी चीजों की डिस्कवरी हुई, और लोगों ने बहरहाल तरह तरह के लोग काम किए इस पे, और कुछ अच्छे भी किए, कुछ बुरे भी किए, सब तरह के काम किए। तो मैं इस लेक्चर में कोशिश ये करूंगा कि कम से कम टेक्निकल बातें बताऊं, यानी मैथमेटिक्स अगर आई तो बहुत थोड़ी सी आएगी और उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए कि उसके बगैर चारा है नहीं। कोशिश ये होगी कि आइंस्टाइन की थ्योरी के अंदर, जनरल रिलेटिविटी के अंदर, मैं खास करके जनरल रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ, स्पेशल रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। जनरल रिलेटिविटी के जो एप्लीकेशंस आए, यानी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आए, उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जरा देखें क्या है। आइए सबसे पहले एक कॉन्सिक्वेंस देखते हैं ब्लैक होल का। ये बड़ा चर्चा में रहता है भाई हर वक्त, ये कि ब्लैक होल डिस्कवर हो गया, और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवालात होते हैं। लेकिन ब्लैक होल होता क्या है दरअसल, और फिर इसका नाम ब्लैक होल ही क्यों पड़ा, कोई और नाम भी दिया सकता था। तो अब देखिए ये तस्वीर आपके सामने है, ये जाहिर है आर्टिस्ट की बनाई हुई तस्वीर है। तो मसला ये है कि हम कैसे पता लगाएं कि आसमान में कहाँ पर ब्लैक होल पाए जाते हैं। तो उसके लिए आसान सी तरकीब ये है, अब हम इस वक्त कह रहे हैं आसान सी, जब बताया गया तो किसी की समझ में आता ही नहीं था। जब पहली पहली बार कंसेप्ट आया तो लोगों ने बाकायदा दौड़ा लिया था आइंस्टाइन को भी और बकिया साइंटिस्ट को भी, यही है क्या बेहूदगी की बातें करने लगे। तो खैर बहरहाल जब भी कोई नई इजाद होती है, इस तरह के सवालात आते हैं, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है एक ब्लू कलर का ये वाला, ये असल में एक स्टार है। तो आप एस्ट्रोनॉमर ये करते हैं, यानी जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो ये करते हैं कि अपना टेलीस्कोप जो है उन्होंने आसमान के किसी एक हिस्से पे लगा देते हैं, और घंटों चलता रहता है उनका, उसी हिस्से पे घंटों जो है उनका ऑब्जर्वेशन चलता रहता है। तो अब उन्होंने एक सितारा देखा, एक ऐसा सितारा जो किसी इनविजिबल कंपेनियन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इनविजिबल कंपेनियन कैसे, जैसे अब मिसाल तौर पे हमारी जमीन है, सब जानते हैं कि जमीन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और सूरज नजर भी आ रहा है। तो नजर आने वाले कंपेनियन की तरफ चक्कर लगा रही जमीन, लेकिन यहाँ ये चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि ये चक्कर लगा किसकी तरफ रहा है, किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। लेकिन हर चक्कर में इसका मास कम हो रहा है। ये जो ब्लू कलर का जो प्लेनेट है राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे, हर चक्कर में जब ये एक चक्कर लगाता है अपने इनविजिबल कंपेनियन के चारों तरफ, तो इसका मास कम होता है। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज यहाँ पर है बैठी हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी कि वो इसका मास खींच रही है अपने अंदर, यानी इसके मास तक को अपने अंदर खींच रही। लाइट तो बड़ी बहुत बहुत दूर की बात है, वो तो इस मास को भी अपने अंदर खींच रही है। और जब मास को अपने अंदर खींच रही तो इस मास की वजह से ये एक तरह से रोशन सी डिस्क बन गई, जिसको हम एक्रीशन डिस्क कहते हैं। अब ये मास को खींच रही है, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, खींचते रहो भाई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि यहां पर सेंटर में एक हाई एनर्जी रेडिएशन निकल रहा है, यानी एक्सरेज निकल रही है। एक्सरेज जो है ये हाई एनर्जी रेडिएशन है। तो अब कोई स्टार जो एक इनविजिबल कंपेनियन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और हर चक्कर में उसका मास भी कम हो रहा है, और
जो इनविजिबल कंपेनियन जिसे हम समझ रहे हैं, वहां से एक हाई एनर्जी रेडिएशन का जेट निकल रहा है, एक जेट सा निकल रहा है हाई एनर्जी रेडिएशन का। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनविजिबल कंपेनियन है, ये ब्लैक होल है, क्योंकि यही इसकी इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से इसका मास भी खींच रहा है, और मास जो है ये इतनी तेजी से खींच रहा है कि जिसकी वजह से ये सारी पार्टिकल जो है ये रोशन हो गए, और ये सारा का सारा मास जो है खिंचता हुआ यहाँ पे अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से हाई एनर्जी रेडिएशन जा रहा है। तो अब अगर जहां पर ऐसा हो तो वो जगह जो है वो ब्लैक होल कहलाती है। और ये क्यों आया? कि ये इसलिए आया कि आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी, उसने ये कहा कि जब भी कोई ग्रेविटी किसी ऐसे मास के पास जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है, जब लाइट गुजरेगी तो लाइट उसके पास से सीधी नहीं निकल जाएगी, बल्कि उसकी तरफ मुड़ जाएगी। अब ऐसे ऑब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी कि जिनकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि वो लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमें नजर आना बंद हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मान लीजिए कोई ऐसी तरकीब आ जाए मेरे पास कि मैं सारी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं, तो जाहिर है मैं आपको नजर आना बंद हो जाऊंगा। तो भाई यही सूरत हाल इसकी है। और जैसी ही सारी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां से एक जेट निकलता है, हाई एनर्जी रेडिएशन। तो वहां पे ये जो जगह है, ये यहाँ पे ये इनविजिबल कंपेनियन जो है ये एक ब्लैक होल है। तो ये ब्लैक होल का कंसेप्ट आया आइंस्टाइन की थ्योरी से। लेकिन जाहिर है अब हमने थ्योरी तो दिया कि भाई इस तरह से हम वो कर सकते हैं, लेकिन देख तो नहीं सकते ना, क्योंकि सीइंग इज द बिलीव। जब आंख से देखते हैं जब यकीन करते हैं, सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला को तो नहीं देखा आंख से, लेकिन यकीन है भाई के हैं। लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए तो हम कहते हैं भाई दिखाओ पहले, कहाँ है, किधर है, कैसा है। तो साइंटिस्ट जाहिर है एक से एक उस्ताद पढ़े, बड़े क्रेजी होते हैं, बड़े दीवाने के होते हैं साइंसदान। उन्होंने कहा ठीक है जी, आज नहीं सही कल सही, टेक्नोलॉजी जरा डेवलप होने दो, फिर हम दिखाएंगे तुम्हें कि ये होता क्या है ब्लैक होल, कहाँ पाया जाता है। तो ये सारी कहानी मैंने जो अभी कही, ये 2 लफ्जों में यहाँ पे लिख दिया गया। और ब्लैक होल का वर्ड जो ये लफ्ज है, ये जॉन आर्कबाइल्ड व्हीलर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते थे, इनका इंतकाल हो गया है। तो हुआ ब्लैक होल। ठीक है भाई, आगे देखते हैं जरा। अब ये हुआ कि भाई इस ब्लैक होल को देखा कैसे जाए, जब तक देखेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये हुआ कि भाई एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टेलीस्कोप बनाया जाए, ऐसा टेलीस्कोप जो इसकी तस्वीर खींच सके ब्लैक होल की। अब जाहिर है ब्लैक होल यहाँ तो है नहीं, कि जरा सी दूर पे तो है नहीं, बहुत दूरी पे। और स्पेस में खला के अंदर जो टाइम नापा जाता है वो लाइट ईयर्स में नापा जाता है। और कोई ऐसा नहीं कि ये भाई 4 घंटे के फासले पे, 20 घंटे के फासले पे, हजारों लाखों किलोमीटर के फासले पे होता है चीजें। तो उसको एक यूनिट मान लिया लाइट ईयर, यानी वो फासला जो रोशनी 1 साल में तय करे वो लाइट ईयर कहलाता है। और वो तकरीबन 948 बिलियन किलोमीटर करीब होता है रफली। तो अब ये सोचा गया कि भाई आसमान में तलाश किए जाए ऐसे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो उन्हें पता चल गया कि ये ब्लैक होल के लिए ये शराइत होनी चाहिए। तो अब टेलीस्कोप ऐसा बनाया जाए कि जो इसकी तस्वीर खींच सके, यानी इनविजिबल की, जो गायब है उसकी तस्वीर खींचना। कितनी जरा मजा का खेज बात लगती है, लेकिन जाहिर है साइंसदान तो वही होते हैं जो मजा का खेज बातों से नताइज निकालते हैं और फिर सामने लेके आते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये किया कि जो तहकीक हुई तो उस पर पता चला कि वो टेलीस्कोप ऐसा होना चाहिए कि जिसका जो डिस्क है उसकी टेलीस्कोप की, वो तकरीबन जो है उसका डायमीटर अर्थ के बराबर होना चाहिए, अर्थ के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तब तो हम खींच सकते हैं, वरना नहीं खींच सकते। लेकिन मसला ये आया कि भाई चलो बना लिया, मान लो बना भी लिया इतना बड़ा टेलीस्कोप, तो रखेंगे कहाँ? रखेंगे तो अर्थ पे ही, तो कैसे रखेंगे उसे? तो ये हुआ कि भाई ये तो नहीं बन सकता, इतना बड़ा टेलीस्कोप नहीं बन सकता। तो उसके लिए तरकीब ये लगाई गई कि 8 अदद टेलीस्कोप जो है दुनिया के कोने कोनों में लगा दिए गए। ये सब टेलीस्कोप बने हुए हैं, जो आप तस्वीरों में देखिए, टेलीस्कोप की तस्वीरें जगह जगह लगाए हुए हैं। कुछ जो है बॉस्टन में लगे, कोई कहीं लगे, कुछ दूसरी जगह लगे, एरिजोना में लगे। बहरहाल दुनिया के कुछ हिस्सों में टेलीस्कोप लगाए गए और 8 टेलीस्कोप को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो वही उतना बड़ा टेलीस्कोप मिल गया, जितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए था इसको डिटेक्ट करने के लिए। अब इस टेलीस्कोप का रुख जो है मोड़ा गया, यानी इस टेलीस्कोप को जो अभी हमने बताया आपको, ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कहलाता है। मिला करके पूरी एरे है, ये 8 टेलीस्कोप मिलाकर के एक टेलीस्कोप है, जिसको इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का नाम दिया गया। तो इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को
इसने सबसे पहले जो है ये ब्लैक होल की इमेज निकाली, सबसे पहली इमेज जो है इसने ब्लैक होल की भेजी, और वो ब्लैक होल जो था वो पाया जाता था मीजियर गैलेक्सी 87 में। तो अब ये गैलेक्सी तो ठीक है भाई, हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं, कहकशां में। उस कहकशां में तकरीबन 200 से लेके और 400 अरब तक सितारे हैं, सूरज हमारा उनमें से एक है। और ऐसी अब तक कहकशाएं जो है एस्ट्रोनॉमर्स तकरीबन 250 कहकशाएं दरियाफ्त कर चुके हैं अब तक, और इन सारी 250 मिलियन कहकशाएं दरियाफ्त कर चुके हैं, और हर कहकशां में तकरीबन वही 200 से लेके और 400 अरब तक सितारे। तो सोच लें अभी कि कितनी जबरदस्त दुनिया है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसमें तकरीबन 200 और 400 के बीच में रफली कहा गया है, कोई 200 पे राजी है, कोई 300 पे राजी है, हम मिनिमम ले लेते हैं कि 200 है भाई। 200 अरब सितारे हैं, सूरज उनमें से एक है। और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, एस्ट्रोफिजिक्स के हिसाब से सूरज सबसे वाहियात सितारा है, उसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि उसकी वजह से हमारी जिंदगी कायम है अर्थ पर। अगर सूरज एक मखसूस डिस्टेंस है, अगर उस मखसूस डिस्टेंस पे ना होता तो जिंदगी कायम नहीं हो सकती थी अर्थ पर किसी भी हालत में। तो बहरहाल ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है कि उसने जमीन पर जिंदगी के वसाइल रखे हैं इसी तरह से। तो बहरहाल अब मीजियर 87 ये कैसा ऑब्जेक्ट? तो मीजियर जो है एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर होता था, उसका नाम था मीजियर, और उसका मशगला ये था कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जो उसके पास जो टूटे फूटे से टेलीस्कोप थे उस जमाने में, उन टेलीस्कोप से जितनी भी गैलेक्सीज का वो कैटलॉग बना सकता था, उस कैटलॉग का ये 87th मेंबर है ना। और ये जो है यहां पर जो है इस गैलेक्सी के सेंटर में एक बड़ा जबरदस्त ब्लैक होल जो है छुपा बैठा, और वो ब्लैक होल जो है वो तकरीबन 55 मिलियन लाइट ईयर है हमारी जमीन से। 55 मिलियन लाइट ईयर, 55 मिलियन लाइट ईयर, सोचिए कितना जबरदस्त डिस्टेंस है। और ये कॉन्स्टलेशन विर्गो में पाया जाता है। इलिप्टिकल गैलेक्सी है, मीजियर 87 कहलाती है, और या M87 कहते हैं। तो इसका जो इसके अंदर जो इसके सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा हुआ है, वो उसका वजन जो है आप समझे, उसका मास जो है 6.5 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ अवर सन। हमारे सन का मास जो है 10 raised to power 30 किलोग्राम है। तो ये जो ब्लैक होल बैठा हुआ है इस गैलेक्सी के सेंटर में, इसका मास है 6.5 बिलियन गुना है सूरज से। सोच ले कितना जबरदस्त होगा। सूरज ही क्या काम है, अभी हमने देखा ना सूरज के हवाले से कि सूरज के पास से कल रोशनी गुजरती है तो उसकी तरफ मुड़ जाती है, और वो मुड़ती जरा सी थोड़ी सी है, थोड़ा सा एंगल है। अब ये चूंकि बहुत ज्यादा इसका मास है, तो जितनी भी रोशनी इसके पास से गुजरी सब इसने एब्जॉर्ब कर ली। सो चुनांचे उस एब्जॉर्ब की वजह से वो नजर आना बंद हो गया। तो वही ब्लैक होल है। और वो कहाँ है भाई? ये देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए, कॉन्स्टलेशन विर्गो है। एस्ट्रोनॉमी में ये सब चीजें दिखाई जाती है कि भाई ये एक शहजादी है। तो ये कॉन्स्टलेशन है विर्गो। यहाँ पर ये जो है इस कॉन्स्टलेशन के अंदर ये गैलेक्सी है, और इसके सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है जबरदस्त। और जब से उसके बाद से फिर ये यकीन सा कर लिया गया है कि इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज भी बहुत तरह की होती हैं, कुछ इलिप्टिकल होती हैं, कुछ गोल सी होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं, तरह तरह की गैलेक्सी होती हैं, और कुछ स्पाइरल होती हैं। तो जितनी भी स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, हर स्पाइरल गैलेक्सी के बीचों बीच में एक ब्लैक होल बैठा हुआ है, और उसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि वो पूरी गैलेक्सी को घुमाए पड़ा। यानी सारी गैलेक्सी जो है इस तरह से चक्कर लगा रही है उसके चारों तरफ, इतनी जबरदस्त। तो आप देख लो उसका मास देख लें कितना जबरदस्त है। 6.5 बिलियन, 6.5 लाख गुना है सूरज से, कितना जबरदस्त है। उसके बीचों बीच में बैठा हुआ है। तो इस जगह उन्होंने अपना जो है टेलीस्कोप फिट कर दिया, लगा दिया, इसकी डायरेक्शन लगा दिया, और ऑब्जर्वेशन शुरू हो गया। और चलता रहा ये प्रोग्राम। ये M87 की ये गैलेक्सीज की तस्वीर है ना। ये प्रोग्राम चलता रहा ऑब्जर्वेशन का, और अल्टीमेटली 10 अप्रैल 2019 को इसने पहली पिक्चर अपनी रिलीज की। इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने अपनी पहली पिक्चर रिलीज की, और लाइव रिलीज की। इत्तेफाक से हमने भी देखी वो पिक्चर, वो लाइव प्रोग्राम हमने भी देखा भाई। और इस सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर उन्होंने खींची, और खींच करके जो है ये साबित कर दिया कि आइंस्टाइन जो था
वो बिल्कुल सही कहता था। और ये तस्वीर उन्होंने खींची ब्लैक होल की, तो ये तो बीच में ब्लैक होल बैठा हुआ है, और ये असल में वो एक्रीडिशन डिस्क है, जिसका यानी ये जो मैटर खींच रहा है कहीं से, आसपास के इलाके से जो मैटर खींच रहा है सारा का सारा और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उस मैटर को बड़ी तेजी से आता है, उस तेजी की वजह से एक डिस्क बन जाती है, तश्तरी बन जाती है, जो कि बहुत ज्यादा रोशन होती है, और यहाँ से बीच में से एक्सरेज निकलती है, हाई एनर्जी रेडिएशन निकलती है। तो ये पहली तस्वीर जो है उन्होंने ब्लैक होल की खींच ली। अब नाउ सीइंग इज द बिलीविंग, आंखों से देखो और यकीन करो। उससे पहले तो जब 1960 में किसी ने आइडिया दिया था ब्लैक होल का, तो उस वक्त सब ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब इत्तेफाक से वो साहब जिन्होंने आइडिया दिया था वो अभी भी जिंदा हैं, तो उनका वो मजाक जो है वो रिलेटिव शुमार हो गया, और ये सारी चीज जो आई आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से ही है। तो फिर साबित हो गया एक मरतबा कि आइंस्टाइन वाज करेक्ट। और जिन साहब ने इस ब्लैक होल के फिजिक्स के ऊपर अच्छा खासा काम किया, वो होते थे सर रॉजर पेनरोज। इनको 2020 में फिजिक्स में नोबेल इनाम मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 1986 में इनके साथ बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एक इनवाइटेड टॉक दी थी। उसमें 12 लोगों ने लेक्चर देना था। 3 नोबेल लॉरिएट थे, एक मुझ जैसा स्टूडेंट भी था उस वक्त 1986 में। उस वक्त तो मैंने अपना कैरियर शुरू ही किया था, अच्छा खासा जवान हुआ करता था जब। तो बहरहाल इनसे बहरहाल मैंने कुछ सीखा, और उनकी जो टेक्निक्स थी वो फिर मैंने अपनी रिसर्च में भी इस्तेमाल की, जो भी मैंने रिसर्च की। ये अब दूसरी देखते हैं, दूसरी पुरकशिश नतीजा देखते हैं भाई, उसकी क्या और नताइज है। एक कहलाता है, वो तो हो गया ब्लैक होल, अब है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो जैसे हमने देखा कि जितनी ज्यादा चीजें वजनी होती हैं, जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, लाइट उसकी तरफ उतनी ही ज्यादा मुड़ती है। तो अब बजाय एक ऑब्जेक्ट के, ब्लैक होल के, अब पूरी गैलेक्सी को कंसिडर करें, तो जाहिर है एक गैलेक्सी में 200 अरब सितारे, 200 अरब सितारे मिलकर के एक गैलेक्सी बनी, तो हर सितारा कितना खासा वजनी होता है, तो इस गैलेक्सी का मास कितना हो गया, खूब सारा मास हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस गैलेक्सी के पास से जो भी चीजें गुजरेंगी उनकी लाइट कर्व हो जाएगी। तो ये गैलेक्सी जो है एक तरह से लेंस का काम करेगी। यानी लेंस में ये तो होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आनी थी, बजाय इसके को सीधी जाने के बजाय वो मुड़ गई इधर, और ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे ही चूंकि दोनों किनारों से होकर जानी है, तो ये गैलेक्सी जो है एक तरह से लेंस का काम कर रही है। तो ऐसे फिनोमेना को जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग से फायदा ये हुआ कि हमने यूनिवर्स के डिस्टेंट स्टार, जो बहुत दूरी पे स्टार थे, उनको भी ऑब्जर्व कर लिया। जैसे मिसाल तौर पर ये कोजार है, कॉसी स्टीलर रेडियो सोर्सेज। तो कोजार जो है ये सपोज किए जाते हैं कि ये जहां तक भी अब हम यूनिवर्स को देख सके हैं, ये उसकी हुदूद है, यानी यूनिवर्स की हद है, या जहां पर ये कोजार्स पाए जाते हैं। तो इतनी दूर तक जो है हम आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से जो है देख पाए। जाहिर है ऑफ कोर्स नंगी आंख से नहीं, टेलीस्कोप्स के जरिए। तो एक फायदा ये हुआ, एक ये नया नतीजा निकला। अच्छा, एक और, यानी हमने इसकी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से या आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से वी आर एबल टू लुक डीप इनटू द, यानी यूनिवर्स की गहराइयों में हम अपने आप को देखने के काबिल बना सके कि क्या क्या ऑब्जेक्ट। और आप देखिए, अभी हाल में आपने सुना होगा कि वो जेम्स वेब टेलीस्कोप छोड़ा गया, क्या क्या नई नई तस्वीरें भेज रहा है, तरह तरह की, भांत की। हबिल क्या कम था, अब उन्होंने हबिल का एक मॉडर्नाइज वर्जन भेज दिया स्पेस में, वो भी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीर भेज रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की होती जा रही है, हमें नई नई कायनात के नए नए राज मालूम होते चले जा रहे हैं। एक और देखते हैं, आइए, ग्रेविटेशनल वेव्स। अब देखिए, जैसे इस वक्त जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब हमने अपने काबू में कर लिया है। यानी हमारी मर्जी है, जब हमारा दिल चाहे हम लाइट जलाएं, जब दिल चाहे ना जलाएं, जब चाहे पंखा चलाएं, जब चाहे ना चलाएं, जब चाहे अपना लैपटॉप खोलें, जब चाहे ना खोलें, हमारी विश के ऊपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी थी। देखिए, होता ही है कि चाहे वो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो या कोई भी चीज हो, सबसे पहले बेसिक साइंटिफिक रिसर्च होती है। और बेसिक साइंटिफिक रिसर्च जब हो जाती है कंप्लीट, तब उसके बाद लोग सोचते हैं कि जो कुछ इसने किया है इसको किसी तरह से कैप्चर किया जाए, यानी फिर टेक्नोलॉजी आती है मैदान में। तो
ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, सबके लिए, कि हम बेसिक साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व हों। जब तक कि हम बेसिक साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी बुनियादी तहकीक जो है, जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सबके लिए है। हम अपने माजी को कहते हैं बड़ा भाई, बड़ा सुनहरा माजी था भाई, था, अब क्या है? क्योंकि अब हमने वो सोच विचार करना छोड़ दिया है। और जब हमने सोच विचार करना छोड़ दिया, तो ये अल्लमल इंसान मालम यालम वाली फैसिलिटी जो है, अल्लाह ताला ने ये कहा ना कि ये तो फैसिलिटी उनके लिए ना, हर वो इंसान जो इल्म सीखना चाहेगा हम उसे दे देंगे। तो हम तो नहीं सीखना चाह रहे, तो भाई हमें क्यों दें? तो जो कौमें सीखना चाहती हैं, अल्लाह ताला उन्हें दे रहा है। सबके लिए खुले हुए रास्ते अल्लाह ताला के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मुसलमानों को ही देगा। उस वक्त मुसलमान सोच विचार में करते थे, पॉजिटिव थिंकिंग थी, लोग तरीके मजहबी भी थे और साइंसदान भी थे, सभी कुछ थे। आजकल हम कुछ भी नहीं है, ना तो मजहबी है, ना तो ढंग के मुसलमान है और ना ही ढंग के साइंसदान, क्योंकि हमने वो बेसिक साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको छोड़ दिया। उस पर हम सोचो विचार नहीं करते हैं, यानी जैसे ओरिजिनलिटी कहते हैं, उस ओरिजिनलिटी की तरफ हम नहीं जाते, हम रटे रटाए कामों को करते हैं। तो बहरहाल, तो ये हुआ ये कि मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी और कहा कि भाई ये इक्वेशन, चार उसने इक्वेशन दी। दो इक्वेशन जो है वो डाइवर्जेंस की फॉर्म में थी और दो कर्ल की फॉर्म में थी। और उन इक्वेशंस, वो चारों इक्वेशन मिलकर पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पूरे फिनोमेना को डिफाइन करती थी। पूरा फिनोमेना उन्हीं इक्वेशन से गवर्न होता था। उन चार इक्वेशंस के बाद फिर उन्होंने कुछ, एक एक वेक्टर होता था इलेक्ट्रिक, जाहिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होना है, मैग्नेटिक वेक्टर भी होना है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड के जरिए उसने वो चारों इक्वेशन डेवलप की। फिर उसके साथ जब और कैलकुलेशन किए तो पता चला कि ये मैक्सवेल्स इक्वेशन के अंदर दो अदद इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट वो चीज होते हैं कि उनपे कोई भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ वो वैसी के वैसी, यानी दूसरे अल्फाज में बेहया कह लो, कुछ कर लो, चेंज ही नहीं होना जी, तो वो कहलाते हैं इनवेरिएंट। उर्दू में आप उसे बेहया कह सकते हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ऐसे ही दो इनवेरिएंट आए मैक्सवेल्स इक्वेशन में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म में, यानी ई और एच, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एच मैग्नेटिक फील्ड। तो दो जो इन्वेरिएंट आए उनमें से एक इन्वेरिएंट था ई डॉट एच और दूसरा इन्वेरिएंट था ई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अब अगर इन इन्वेरिएंट को जीरो ले, यानी ई डॉट एच इक्वल टू जीरो, तो जो लोग थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं वही जानते हैं कि ई वेक्टर है और एच वेक्टर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, अगर पहला इन्वेरिएंट जीरो है, यानी ई डॉट एच जीरो है। दूसरा इन्वेरिएंट ई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर या ई इक्वल टू एच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अब अगर ये सिचुएशन हो तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। तो मैथमेटिकली उसने ये सिचुएशन दी, ये इक्वेशन दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब निकलेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब निकलेंगी, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया। अब इसी वेक्टर को हम टेंसर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किया है लोगों ने। तो उसमें भी दो इन्वेरिएंट आए और वो दोनों इन्वेरिएंट अगर जीरो थे तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, अब इनका प्रोपगेशन होगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आ गया तब पब्लिक को फिक्र हुई कि अब भाई इसका कोई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त करो कि इसे कैप्चर किया सके, इसे अपने काबू में लाया सके ताकि हम इसे इस्तेमाल कर सके। तो एक उसी से एक और नतीजा और निकला था कि जब चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्जेस होते हैं बेसिकली, तो जब चार्जेस को हम एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो अब चार्जेस को कैसे एक्सेलरेट करें, जाहिर है उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी और टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। और जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। अब आप देखिए एनर्जी की कितनी क्राइसिस सारी की सारी दूर हो गई। ये मोबाइल जो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए चलता है, सारी की चीज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती, ये भी पता चल गया। तो आइंस्टाइन की थ्योरी जो थी वो, उसके अंदर जो इक्वेशंस थी उनका नेचर किसी हद तक मैक्सवेल्स इक्वेशन के नेचर से मिल रहा था। तो वहां पर भी ये बात आई कि अब अभी तक हमने ये देखा था। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अगर मुझसे पूछना है तो पूछ लीजिए वरना माइक बंद कर दीजिए।
तो बहरहाल, प्लीज चेक योर माइक प्लीज। मेरे ख्याल से एडमिन साहब कर सकते हैं माइक बंद, उनके पास वो होता है। नहीं, वो तो होता है, मेरे पास होता है, लेकिन मैं चाह नहीं रहा था भाई। ये कोई इदरीस साहब हैं? जी जी जी, चलिए खैर, कर देंगे, खुद ही कर दिया मेरे ख्याल। चलिए खैर, तो कहने का मतलब ये कि जब चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। तो इससे फिर वो मशीनें इजाद की गई कि जो चार्जेस को एक्सेलरेट करें ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकले, और फिर वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और आज हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये सारे घरों में हमारे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलते हैं वो सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की देन है। आप मुझे देख रहे हैं, इसके जरिए ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की देन है। तो चूंकि आइंस्टाइन की थ्योरी किसी हद तक जो है, उसकी इक्वेशन किसी हद तक मैक्सवेल से इक्वेशन से मिलती जुलती थी, तो वहां पर भी आइंस्टाइन ने जब कैलकुलेशन किया तो उन इक्वेशंस में ये निकाला कि भाई ये जो वेव, ये इक्वेशन जो है एक वेव इक्वेशन को भी दे, इनकी वजह से एक वेव इक्वेशन भी आ सकती है। जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशन की वजह से एक वेव इक्वेशन आई थी, ऐसे यहां पर एक वेव इक्वेशन भी आ सकती है। तो जब वेव इक्वेशन आई तो यहां पर भी यही हुआ कि भाई ये जो ग्रेविटेशन का फिनोमेना है ये भी एक वेव फिनोमेना है, और वेव फिनोमेना का मतलब, और इसके अंदर भी जो वेव ट्रेवल करेगी वो स्पीड ऑफ लाइट से करेगी। तो ये एक कंसेप्ट आया कि यहाँ पे इस तरह से जो ग्रेविटेशन की वजह से जो वेव होंगी वो ग्रेविटेशनल वेव कहलाएंगी, तो उनको ग्रेविटेशनल वेव कहा गया। तो अब मसला यह आया, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कैसे किया जाए। ये तो पता चल गया कि आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है वो वेव इक्वेशन को जन्म देती है, लेकिन अब इस वेव निकली है, इसको कैसे हम डिटेक्ट करें, कौन सी ऐसी तरकीब आए कि इसको वेव को डिटेक्ट करें। तो अब डिटेक्ट करने के 1960 से लेके लोग लगे हुए हैं तरह तरह की चीजों में कि किस तरह से डिटेक्ट करें। अच्छा, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्जेस होते थे, यहाँ पे क्या है, मास। असली चीज मास है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही हम मास रखते हैं स्पेस फौरन टेढ़ी हो जाती है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा स्पेस टेढ़ी, और बहुत ज्यादा मास है तो लो भाई सारी लाइट उसी मास के अंदर घुस गई, वो ब्लैक होल बन गया। तो सारा खेल यहाँ मास का है। तो इसका मतलब अगर हम मासेस को एक्सेलरेट करें तो ग्रेविटेशनल वेव्स आनी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल वेव्स बिल्कुल ऐसी समझ लें कि जैसे क्या कहते हैं, यानी जैसे आप तालाब में पत्थर डालें तो वेव्स पैदा होती हैं, रिपल्स पैदा होते हैं, बिल्कुल वैसी समझ लें कि जब मैटर एक्सेलरेट करेगा तो इस तरह की वेव्स निकलेंगी। अब मसला ये कि इन वेव को कैसे डिटेक्ट किया जाए, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए कि हम मास को एक्सेलरेट कर सकें, यानी मासेस को एक्सेलरेट कर सकें, तो हमारे पास वो आ जाए। तो जाहिर है 1960 से लेके अब तक ये वक्त आ गया, अब तक जमीन पर तो कोई लैब ऐसी नहीं बन पाई कि जिससे हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकें। हाँ, आसमान जो है, यानी यूनिवर्स जो है, स्काई इज द बेस्ट लेबोरेटरी। यूनिवर्स जो है हमारी सबसे बेहतरीन लेबोरेटरी है, उसके अंदर देखा भी आपने कितना जबरदस्त किस्म का ब्लैक होल बैठा हुआ था। तो अब वहां पे ऐसे, यानी 6 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ सन उसका मास था, तो ऐसे जबरदस्त वहां पे ऑब्जेक्ट बैठे हुए, तो अब वहां पे ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के चारों तरफ घूम भी रहे। तो अब तलाश हुई उन ऑब्जेक्ट्स की जो ऐसा काम कर रहे हैं, यानी बहुत वजनी भी है, खूब सारा उनका मास है, और एक दूसरे के चारों तरफ घूम भी रहे। और इस घूमने के दौरान वो जो वेव्स निकालेंगे वो ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाएंगे। सो चुनांचे लोगों ने बहरहाल अपने काम शुरू किया, और वो जैसे मैंने पहले एक दिखाया था आपको, एक पल्सार की नाम बताया था, PSR 1960 ±16, ये उसका नंबर है। जाहिर है इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं आसमान में, तो हम सबके नाम तो दे ही नहीं सकते, नंबरों से काम चलता है। तो बहरहाल वो पल्सार जो है, बाइनरी पल्सार जो है, जब वो एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं तो उसकी वजह से जो रिपल्स पैदा होते हैं, वो रिपल्स जो है वो वेव्स की फॉर्म में निकलते हैं। तो उनको हमने डिटेक्ट किया यहाँ जमीन पर बैठ के, और वो लेबोरेटरी कहलाई LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। जाहिर है ये सारे काम अमेरिका में ही होते हैं, वहीं हुआ। तो वहां पर एक उन्होंने एल शेप की लेबोरेटरी बनाई, और उसमें बड़े सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स रखे, और उन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स ने उन ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है डिटेक्ट किया, जो कि आसमान से चली आ रही है हमारे पास। तो कम से कम आइंस्टाइन की थ्योरी एक मरतबा फिर साबित हो गई कि लो भाई लो, चलो भाई, ये तो यहाँ तो
ग्रेविटेशनल वेव जो है वो भी डिटेक्ट चले आ रहे हैं, वो भी डिटेक्ट कर रहे हैं, वो भी डिटेक्ट हो गई। जमीन पे ना सही भले, आसमान में तो डिटेक्ट हो ही गई। तो ये काम जो है, इसकी वजह से फिर एक मरतबा मजीद आइंस्टाइन को शोहरत मिली कि भाई जो इन्होंने थ्योरेटिकली कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होनी चाहिए, वो जमीन पे ना सही आसमान से तो हमने डिटेक्ट कर ली। और उसमें जो साइंसदान इन्वॉल्व थे, 3 लोग इन्वॉल्व थे जो मेजर लोग थे, उनमें नोबेल प्राइज शेयर हुआ 2017 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में इन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया हुआ था। तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 इन्वेरिएंट होते हैं, है ना। उन इन्वेरिएंट को हम टेंसर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर्स को हम टेंसर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब वो दोनों टेंसोरियल फॉर्म भी अगर उनकी 0, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। और अभी हमने यहाँ देखा कि ग्रेविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी में सारा खेल ग्रेविटी का है, यानी सारा खेल मास का। जितना ज्यादा वजनी मास होगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी, यानी स्पेस उसकी उतनी ही कर्व होगी। अब जो स्पेस कर्व हो रही है, तो उसको नापने के लिए भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना, कि कितनी स्पेस कर्व हुई। भाई हम कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रख रहे हैं, अब उसकी वजह से स्पेस कर्व हुई तो नजर तो आ रही है, लेकिन नापेंगे कैसे उसे? तो जाहिर है कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। जो चीज मैथमेटिकली होती है जिससे हम वो नापते हैं, वो कर्वेचर टेंसर कहलाती है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में 2 इन्वेरिएंट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, वो 0 थे, ऐसे ही कर्वेचर टेंसर के पास 14 इन्वेरिएंट होते हैं। अब इन 14 में से जो 4 इन्वेरिएंट होते हैं, ये अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मैंने क्या काम किया है इस सिलसिले में। बस एक ही बताऊंगा, सारा नहीं बताऊंगा, सारा तो बहुत मुश्किल है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हमारे पास होते इन्वेरिएंट, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चूंकि ग्रेविटी की वजह से स्पेस कर्व होती है, और उस कर्व को नापने के लिए जो मेजर है वो मेजर कहलाता है कर्वेचर टेंसर। और कर्वेचर टेंसर के इन्वेरिएंट्स भी होते हैं, 14 इन्वेरिएंट होते हैं। उन 14 में से 4 इन्वेरिएंट जो थे, वो मैंने ये काम किया कि उन 4 इन्वेरिएंट को 0 दिखाया कि किस तरह से, किन हालात में वो 0 होते हैं। तो एक क्राइटेरिया मैंने भी बनाया अपने, जाहिर अपने उस्ताद के साथ, कि जिसमें ये बताया गया कि अगर ये इन्वेरिएंट 0 हो तो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट होंगी। तो अब अगर कभी लेबोरेटरी में डिटेक्शन का मामला आया कि कैसे डिटेक्ट करें, तो कम से कम एक थ्योरी जो है, मेरी दी हुई ये रिजल्ट जो है अवेलेबल है। तो इस सेंस में जरा मेरा काम, मैं कहता हूं, हो सकता है ना इंपॉर्टेंट हो, चूंकि बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ऐसी ग्रेविटेशन में, कि किन हालतों में ग्रेविटेशनल रेडिएशन होगा वगैरह वगैरह। तो ये रही इसकी 3 बातें मैंने बताई अभी आपको। और देखिए, जैसे जहां तक इसका सवाल है रिपल्स किस तरह पैदा होते हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव की तस्वीर ये बता दी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस तरह से स्पिनिंग कर रहा है, तो स्पिन करने से हिसाब से ये जो रिपल्स पैदा हो रहे हैं, ये दरअसल वेव है, और यही ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाती हैं। या दूसरी फॉर्म ये है कि ये बाइनरी पल्सार्स हैं, एक पल्सार ये, एक पल्सार ये दोनों घूम रहे हैं आपस में, तो ये रिपल्स निकल रहे हैं, ये वेव की फॉर्म में निकल रहे हैं, और इन्हीं को डिटेक्ट किया है। और इसकी वजह से एक हमारे पास नई ब्रांच बिल्कुल आ गई, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट मैसिव होगा उतनी ज्यादा स्पेस कर्व होगी। तो जैसे ही हमने कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा, फौरन एक फील्ड पैदा होगी, उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जाहिर है इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हवा में तो नहीं बता सकते, है ना, कुछ ना कुछ उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होनी। और बस यहीं पे मैं आपसे वो चाहूंगा माफी कि कुछ इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल मैं रफली तो बता ही दूंगा कि इन इक्वेशन का मतलब है क्या। तो अब देखिए कि कोई भी मास हो, जैसे मिसाल तौर पे ये मास है, मैथमेटिशियन तो किसी भी चीज को दिखा सकते हैं, ये मास है। अब इसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है ना, यानी मैटर भरा हुआ है। तो अगर मैटर है तो मैटर की मौजूदगी में वो फील्ड इक्वेशंस क्या होनी है, यानी जब मैटर मौजूद है, यानी कोई मास हमारे पास दिया हुआ, तो उसके अंदर क्या चीज है। तो अंदर की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें उसके अंदर पता चल जाए कि अंदर क्या है। अब अगर स्पेस जो है ऐसी है कि एम्प्टी स्पेस है, यानी मैटर है ही नहीं, अब इक्वेशन जो है वो इस तरह की होंगी, Rij = 0। अब जरा एक थोड़ा सा 2-4 मिनट इन इक्वेशंस के ऊपर, ताकि पता चले कि आइंस्टाइन का काम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्या वजह थी जो आइंस्टाइन का काम इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है, एक है Rij, फिर है R, फिर है Gij, और ये K कोई कांस्टेंट है, और एक ये Tij है।
तो इन चीजों का जरा मतलब देखें तब जरा इनकी अहमियत मालूम होगी इक्वेशन की। तो अब देखिए RIJ जो है ये टेंसोरियल क्वांटिटी है जिसको हम रिची टेंसर कहते हैं। ये इस तरह से डिफाइन होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, ये क्रिस्टोफल सिंबल कहलाते हैं, गामा, सेकंड काइंड के क्रिस्टोफल सिंबल कहलाते हैं गामा। तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव है। अब गामा कैसे डिफाइन है? गामा डिफाइन है इस तरह से, जी की फॉर्म में और जी के पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में। अब जी कैसे डिफाइन है? जी ऐसे डिफाइन है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू GIJ dxi dxj। तो ये जी यानी डिस्टेंस है, ये ds स्क्वायर जो है डिस्टेंस है। जैसे हमने देखा शुरू में तस्वीर देखी थी कि यूक्लिडियन स्पेस में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या था? स्ट्रेट लाइन था। तो अब हमारे पास जो कर्व स्पेस है, कर्व स्पेस में डिस्टेंस इस तरह से डिफाइन करते हैं। इन डिस्टेंस की डेफिनेशन कर्व स्पेस में, यानी जब स्पेस कर्व हो तब डिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, वो इक्वेशन ही है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी हुई, ज्योमेट्री की मिकदार हुई एक डिस्टेंस। इसी तरह से तो अब ये गामा जो है, देखिए गामा लिखे हुए इस तरह से, तो गामा जी की फॉर्म में लिखे, इसका मतलब गामा भी ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है। RIJ ये भी गामा की फॉर्म में लिखे हुए, तो ये भी ज्योमेट्रिक क्वांटिटी हुई। अब आप देखिए R क्या है? R जो है जी और RIJ की फॉर्म में लिखा, तो ये भी एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी हो गई। अब देखिए इस इक्वेशन को जो बॉक्स में लिखी पहले इक्वेशन, RIJ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है, R ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है, GIJ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है। तो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड ज्योमेट्री है और राइट हैंड साइड पे ये K तो कांस्टेंट है, कोई सब बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, सब कांस्टेंट है। और TIJ जो है ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर, यानी ये फिजिक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ज्योमेट्री है और राइट हैंड साइड फिजिक्स है। अगर ज्योमेट्री मालूम है तो हम फिजिक्स मालूम कर सकते हैं, फिजिक्स मालूम है तो ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं। तो ज्योमेट्राइज यानी पूरी फिजिक्स को उसने ज्योमेट्राइज कर दिया आइंस्टाइन ने, ये उसका कमाल। और इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत मशहूर हुई, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है इनको हल करना। इनको मॉडलिंग का पहला उसूल है कि जब भी किसी चीज की मॉडलिंग की जाए, सबसे सिंपल जितने अजम्पशन हो सकते हैं वो उन अजम्पशन को लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो सिंपलेस्ट अजम्पशन के साथ जो है इसका सोल्यूशन निकाला लोगों ने और फिर निकालते चलेगा और ये सिलसिला चल रहा है। तो ये तो मैटर की मौजूदगी में, और ये जब मैटर नहीं है तो भाई मैटर नहीं है, ये कौन सी बात है? मैटर तो हर जगह है। देखो ये चीज भी मैटर है, जहां हम बैठे हैं वहां भी मैटर है। दुनिया सारी यूनिवर्स में मैटर बिखरा पड़ा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, लेकिन मैटर का। तो एम्प्टी स्पेस क्या हुई, इसको अभी मैं बताता हूँ एम्प्टी स्पेस क्या हुई। तो इनके सोल्यूशन अगर हम निकाल लें तो मामला तय हो जाएगा, हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा कि क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। आइंस्टाइन क्यों इतना मशहूर हुआ कि इन इक्वेशन का सोल्यूशन जो है क्या यूनिवर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। तो बहुत सारे लोगों ने निकाला। आइंस्टाइन ने 1900 एम्प्टी स्पेस टाइम समझ लेते हैं क्या होता है। कि मैटर तो ये कि हर जगह मैटर है दुनिया में। एम्प्टी स्पेस क्या होता है देखें जरा, ये हमारा सूरज है। आसान सी मिसालों से शुरू करते हैं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं रिसर्च स्कॉलर था तो मेरी समझ, जब मैंने ज्वाइन की रिलेटिविटी की रिसर्च, तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई एम्प्टी स्पेस टाइम क्या होता है। और आप में से भी बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि एम्प्टी स्पेस टाइम क्या होता है, हर जगह तो मैटर भरा पड़ा है। तो मुझे कोई एक ऐसी मिसाल चाहिए थी कि जो सचमुच नजर आए। थ्योरेटिकली ओके फाइन, वेरी फाइन, थ्योरेटिकली तो सही है, लेकिन ऐसी मिसाल होनी चाहिए। तो बहुतों से पूछा मैंने, फिजिसिस्ट से भी पूछा और मैथमेटिशियन आर के, बहरहाल खुद ही मैंने ढूंढा इसको जवाब को, और जवाब मिला मुझे 6ठी 7वीं क्लास की किताब में। और देखिए कितना आसान सा जवाब है। ये देखिए ये सूरज है हमारा, ये हमारा सूरज है। देखिए ये हमारा सूरज है, ये सूरज से बिलियन किलोमीटर होता है ये डिस्टेंस। एक साल में लाइट रोशनी जितना सफर तय करे वो लाइट ईयर कहलाता है। तो ये लाइट ईयर हो गया भाई इतना। तो ये अगर हम ऐसा कोई जहाज बना लें जो रोशनी की रफ्तार से चले, तो हम इस नजदीक तरीन सितारे तक 4 साल लगेंगे हमें पहुंचने में। तो बहरहाल नजदीक तरीन सितारा जो है ये सूरज एक सितारा है और नजदीक तरीन सितारा ये है। हमारा सोलर सिस्टम क्या है देखिए जरा, ये हमारा सोलर सिस्टम है, सारे के सारे प्लेनेट है। प्लूटो भी लिख दिया अभी मैंने, किसी को एतराज हो तो ना माने, लेकिन बहरहाल इसके बारे में तजब्जुब में रहते हैं सब लोग के पता नहीं प्लेनेट है या नहीं है। तो खैर बहरहाल इससे गरज नहीं है, गरज ये है कि ये हमारा सूरज है और ये सारे प्लेनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये सारे सैयारे जो हैं ये सूरज की चारों तरफ घूम रहे हैं। अब जरा इन्हें हम कंपेयर करें। ये हमारा सूरज है, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं कि सूरज का साइज कितना बड़ा है और बाकी प्लैनेट्स कैसे। ये हमारी जमीन है, ये जमीन है, ठीक है जी, ये हमारी जमीन है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी में
200 अरब सितारे हैं, सूरज उनमें से एक है। और अब तक हमने 250 मिलियन गैलेक्सीज देख ली हैं और हर गैलेक्सी में 200 अरब सितारे हैं। तो सोच लें कि हम कहाँ हैं। ये हमारी जमीन है, इतनी सी जमीन है, तो इस पूरी कायनात में हमारी जमीन, और फिर हमारी हैसियत क्या, कुछ नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंस हमारी बहुत है, इसलिए कि सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि वसख्खरकुम, यानी सूरज, चांद, सितारे, आसमान और जमीन और उनके दरमियान जो कुछ भी है, उन सबको हमने तुम अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया है। तो ये सारी चीजें बनी हमारे लिए, लेकिन अदरवाइज हमारी ऐंठ जो है वो कुछ नहीं होनी चाहिए, अकड़ फूंक कुछ नहीं, क्योंकि हमारी हैसियत है कहाँ कायनात। खैर बहरहाल वो अलग मसला है, उस मसले से हमें पढ़ना नहीं। तो अब अगर हम ये करें किसी तरकीब से, ये सारे के सारे प्लैनेट सूरज के अंदर, प्लैनेट उठानी मुश्किल, फिर सूरज तक जाना मुश्किल, फिर गए तो झुलस जाएंगे। तो मैथमेटिकली काम बड़े आसान है। सबके वॉल्यूम हमें मालूम है, सूरज का वॉल्यूम मालूम है, कंपैरिजन कर दिया। तो जब कंपैरिजन करा तो पता चला कि जब सारे प्लैनेट उसमें घुस गए, उसके बाद भी सूरज की 98% जगह खाली बची रही, यानी सिर्फ 2% जगह घेरी इन प्लैनेट्स ने। तब आप सोचिए, सूरज के मुकाबले में ये प्लैनेट जो है बिल्कुल फ्री पार्टिकल, बिल्कुल पार्टिकल की है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, सूरज जो सितारा है उसका नजदीक तरीन सितारा अल्फा सेंटारी, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, ये स्पेस एम्प्टी है। तो अब इस स्पेस के, यानी अब सबसे पहले जो है जो सोल्यूशन निकाला, वो एक साहब ने निकाला जो जर्मन होते थे, कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड। और इस बंदे ने क्या किया कि आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, उसके 1 महीने बाद ही सोल्यूशन निकाल दिया। आइंस्टाइन की इक्वेशन सोल्यूशन आइंस्टाइन ने भी निकाला था, लेकिन वो इतने मुश्किल तरीके से निकाला था कि हम अभी भी उसे नहीं पढ़ाते अपने यहाँ क्लासेस में, कि इतना मुश्किल तरीका है। लेकिन इस शख्स ने, जो श्वार्ज़शाइल्ड ने, जो सोल्यूशन निकाला, हर जगह वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने में भी और वैसे भी। तो ये सबसे पहले इसने सोल्यूशन निकाला। आप करना बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए ये किया गया कि भाई कुछ सिमेट्री कंडीशन ले लो, सिंपलेस्ट कंडीशन ले लो, और सबसे आसान चीज है स्फेरिकल सिमेट्री, यानी जिस ऑब्जेक्ट की हम देखना चाह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट के बाहर का है, तब क्या होगी। तब फिर वो सबसे पहला सोल्यूशन निकला, और उस सोल्यूशन को श्वार्ज़शाइल्ड ने निकाला। और श्वार्ज़शाइल्ड जो है उसके बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है। एक खास बात ये भी है, मैं कुछ बताता चलूं ताकि लोग जो है कुछ मोटिवेट हों उस तरह की चीजों से भी, कि उस जमाने में रिवाज था, जब ये था बंदा सन 1914 में, इसने आर्मी ज्वाइन की जर्मन के साथ, और भेज दिया गया फ्रंट पे। रशिया में इसकी वो लगी, ड्यूटी लगी, लेफ्टिनेंट के रैंक तक पहुंच गया। और सन 1915 में जब वो रशियन फ्रंट पे था, तो उसको एक बहुत ही स्किन डिजीज लगी, जिसको पैम्फिगस कहते हैं। लेकिन बहरहाल उस स्किन डिजीज होने के बावजूद भी उसने किसी ना किसी तरह से जो है 3 बहुत ही आला क्वालिटी के रिसर्च पेपर लिखे। 2 रिलेटिविटी के ऊपर लिखे और 1 क्वांटम थ्योरी के ऊपर लिखा। और रिलेटिविटी के ऊपर जो उसने दोनों पेपर लिखे, वो बिल्कुल मास्टरपीस, यानी उनका कोई जवाब नहीं, वो शुरुआती पेपर हैं और अभी तक उनकी इंपॉर्टेंस है। एक तो उसने ये निकाला कि कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसके बाहर की फील्ड क्या होगी, बाहर यानी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, और अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जैसे ये स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ले लिया है ना, सूरज भी हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो सूरज के बारे में एक बात मैं कहूं कि देखिए, अल्लाह ताला ने आसमान में ज्यादातर सितारे जो हैं उनकी जो शेप है वो स्फेयर की है। तो अल्लाह ताला हमसे कहता है गौर करो भाई, और क्यों नहीं करते, तो गौर करो। जब गौर करें तो पता चला कि साहब स्फीयर जो है सबसे बढ़िया फिगर है, इस सेंस से फिगर है बढ़िया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है, एक कोई कर्व है, यानी एक लाइन है, मान लीजिए। अब इस लाइन को हम घुमा रहे हैं, तो घुमाने से कोई सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगी, है ना। तो कर्व की लेंथ दी हुई है, तो ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, हाँ, अगर हम कर्व को घुमाएं किसी एक्सिस के अराउंड, तो एक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगी। कर्व की एक लेंथ होती है, तो कौन सा हम कर्व लें तो जो ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बने कि जिसके अंदर मैक्सिमम एरिया है। तो ये 2 डायमेंशनल की प्रॉब्लम है, तो जवाब आता है सर्किल। अब हमारे पास एक सरफेस है, यानी सरफेस यूं समझ लें, ये है सरफेस हमारे पास। लाइन तो ये कर्व तो ये समझ लो लाइन हो गई, ये सरफेस है। अब इस सरफेस को हम घुमा रहे हैं, सरफेस का एरिया पता है हमें, सरफेस को हम घुमा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी सरफेस होगी जिसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम आए, तो वो सरफेस आती है स्फीयर।
तो स्फीयर जो है एक ऐसी सरफेस है जिसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम आ सकता है। तो अगर सूरज जो है स्फीयर के शेप का नहीं होता तो जमीन तो चारों तरफ घूम रही सूरज के, तो ये होता है जब स्फीयर की शेप का नहीं तो किसी हिस्से पे तो सूरज की रोशनी कम पड़ रही, किसी पे ज्यादा पड़ रही, कहीं हमेशा ठंड कहीं कुछ। तो अल्लाह ताला की कारीगरी बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहरहाल ये चीज मैंने अपनी एक किताब में, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो किताब है उसमें मैंने ये प्रूव किया हुआ है एक एग्जाम्पल के जरिए कि हमारे पास जो मैक्सिमम एरिया वॉल्यूम की जो सरफेस आनी है, जो फिगर आनी है, वो स्फीयर होनी। तो बहरहाल एक सूरज एक स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो इसके चारों तरफ फील्ड क्या होगी, वो फील्ड बहरहाल मैथमेटिकली निकाली और ये क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें इससे दिलचस्पी नहीं है कि मैथमेटिकली क्या है, आप भी ना रखो, बस इतना समझ लो सूरज के चारों तरफ की ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकाली जाएगी और क्या होगी, निकल गई था। अब जैसे ही पहला सोल्यूशन निकला तो लोगों ने कहा भाई अंदर का भी निकालो, तो श्वार्ज़शील्ड मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने अंदर की भी निकाल ली कि अंदर ऑब्जेक्ट मैटर ही मैटर भरा हुआ है। तब जाहिर है जब मैटर भरा तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ये मैटर को रिप्रेजेंट करती है, किस तरह का मैटर है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो उस मैटर की इक्वेशन को सॉल्व किया तो अंदर की फील्ड आ गई। अब ये जैसी सोल्यूशन बने फौरन ये हुआ कि भाई इनमें कुछ और चीजें मिला, तो कुछ और हजरात आए, उन्होंने कहा भाई चार्जेस लगा दो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी डाल दो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डाल दिया तो फिर ये इक्वेशन वाली तस्वीर को, तो आपको अंदाजा होगा कि देखिए ये सूरज के चारों तरफ ये रेडिएशन जोन भी तो है। ये जो लाल लाल सा, ये तो ऑरेंज कलर हो गया, अब ये फिर गहरा ऑरेंज हो गया। तो ये गहरा ऑरेंज जो है, तो इसका मतलब ये हुआ सूरज के फौरन बाद तो स्पेस एम्प्टी नहीं है ना कुछ क्या है, वो रेडिएशन जोन है। तो अब इस रेडिएशन जोन की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, यानी इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। तो बस यहां से एंटर हुए हमारे एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन, और उन्होंने निकाला कि साहब ये जो रेडिएशन जोन बना है, ये चारों तरफ जो रेडिएशन जोन बना है, इसके चारों तरफ जो है स्पेस क्या होनी है, और वो थे साहब पीसी वैद्या, प्रहलाद कुमार चुन्नीलाल वैद्या। ये गुजरात के होते थे, अभी कुछ साल पहले इनका इंतकाल हुआ है। और बहरहाल ये मेरे भी बड़े करम फरमा थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, खासी इनसे मेरी मुलाकात थी। बहरहाल तो इन्होंने ये निकाला, और इन्होंने जब ये काम किया था, यानी यहाँ ये बताना मकसूद नहीं है कि बहुत ज्यादा फिजिक्स ना मैथमेटिक्स, यहाँ मकसूद ये है बताना कि देखिए रिलेटिविटी कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती गई, और जिन लोगों ने काम किया उन लोगों का डेडिकेशन कितना था। जैसे श्वार्ज़शील्ड का डेडिकेशन देखिए कि उसने, यानी उस बीमारी से वो सिर्फ 3 महीने जिंदा रहा है, और 3 महीने के अंदर जो 3 पर्चे लिखे, और 3 पर्चे ऐसे रिमार्केबल लिखे, मार्वेलस मास्टरपीस, जो अभी तक जो है उनकी अपनी वैल्यू कम नहीं हो, दिन ब दिन उनकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं मिली चली जा रही है। तो यही हाल इनका था, प्रोफेसर वैद्या का। इन्होंने 43 में निकाला, श्वार्ज़शील्ड सॉल्यूशन निकला 16 में, और फिर 43 में, इतने गैप के बाद जो है फिर उन्होंने सोचा कि भाई सूरज की चारों तरफ तो रेडिएशन भी तो हो रहा है, रेडिएशन जोन भी तो है, इस जोन की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, यानी वो हालात जिनमें स्टार जो है रेडिएशन निकाले, यानी वो कौन से ऐसी हालात होंगे जिसकी वजह से स्टार रेडिएट करते हैं, ये इन्होंने निकाला। और ये उन्होंने उस वक्त निकाला जब वो सिर्फ 24 साल के थे, उनका एकेडमिक कैरियर भी शुरू नहीं हुआ था। तो ये बहरहाल जरा टेक्निकल चीज है, इसको मैं स्किप करता हूँ। तो उन्होंने ये जो निकाला सोल्यूशन, फील्ड निकाली उन्होंने, जो रेडिएशन जोन के अंदर जो फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ये उन्होंने इस इक्वेशन के जरिए निकाली। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो एक्सप्लेन करना यहाँ मुनासिब भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। तो इसने ये बताया कि स्टार जो है किन हालात में, यानी सितारे जो है जाहिर है रोशनी निकालते हैं, रेडिएट करते हैं, अपनी एनर्जी, चमक रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। जब एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका एहसास भी, हर चीज कम हो रही है, यानी वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, एक तरह से यूं समझ रहे हैं। तो इन्होंने ये काम जो किया ये 1943 में किया, और उस वक्त किया जब ये 24 साल के थे, यानी उनका एकेडमिक कैरियर या प्रोफेशनल कैरियर शुरू भी नहीं। फिर उन्होंने मजीद इस पे काम किया, और फिर चुनांचे नतीजा ये निकला कि इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस निकली, और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के ऑब्जेक्ट्स आसमान में नजर आते गए, प्रोफेसर वैद्या की जो काम था उसका इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। तो आप देखें जो काम उन्होंने 1943 में किया था, अभी भी उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो काम ऐसे ही होना चाहिए ना कि जिसको बहुत दिनों तक चले। न्यूटन क्यों मशहूर हुआ, 300 साल हो गए मरे हुए, अभी तक जो है जी 400 साल हो गए, अभी तक जो है जान नहीं छोड़ी उसके लॉज ने। इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं छोड़ सकता। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये
जो लगन होती है काम की, ये शुरू होती है यंग एज से। ये नहीं है कि हम 50 साल के हो गए अब शुरू करेंगे। लेकिन वैसे दाना लोग कह गए कि हुसूल इल्म और शादी की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी कर लो। अक्लमंद लोग शादी कर लेते हैं और बेवकूफ लोग हुसूल इल्म में पड़ जाते हैं। खैर बहरा, तो उम्र कोई नहीं है, जब चाहे इल्म हासिल कर लें। लेकिन जो सही माने, यानी आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि उसने जो ये थ्योरी अपनी दी थी जब वो 26 साल का था, तो वो बिल्कुल यानी एक तरह से कह दें कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं उस वक्त। वो जवानी का दौर जो होता है, हम उस जवानी के दौर को जाया कर रहे हैं मोबाइल के जरिए। पूरे रात रात भर जब देखो मानो, कभी उठ जाओ देख लो कोई ना कोई बैठा हुआ चैटिंग कर रहा। खैर बहरा, हमें कोशिश करना चाहिए कि अपना काम अपना वक्त जो है क्रिएटिव कामों में और पॉजिटिव थिंकिंग में लगाए। खैर, प्रोफेसर वैद्या ने काम किया, मैंने भी इस पे कुछ काम किया था। मेरी जो पूरा ग्रुप है यहाँ पे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ, हमने भी फिर उस पर कुछ काम किया। हम उस काम को यहाँ हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उसका वो मकसद भी नहीं है। अच्छा, अब जैसे ये आया, अब उसके बाद ये हुआ कि भाई ये सूरज जो है, ये एज्यूम कर लिया कि सूरज चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। सिमेट्री एज्यूम्पशन, जब भी तो सोल्यूशन निकाला आसान सा। अब जरा मुश्किल पेश आई। अब उन्होंने कहा भाई सूरज तो यार घूमता भी है, सूरज क्या सारे सितारे घूमते हैं, स्पिन करते हैं। अब जब स्पिन करते हैं तो क्या होना चाहिए, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उसके चारों तरफ क्या होनी चाहिए। बस जी, यहां से जो है फिर वो इनकलाब बर्पा हुआ जिसे कहते हैं ब्लैक होल्स का। ये सबसे पहले, यानी इन साहब ने कर सोल्यूशन, कर एक रॉय पी कर होते थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने 1963 में यानी श्वार्ज़चिलर ने सोल्यूशन निकाला। उसके तकरीबन 47 साल के बाद उन्होंने ये कहा कि श्वार्ज़चिलर निकाला कि सूरज स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट चुपचाप बैठा हुआ है, यानी कहीं घूम नहीं रहा, बस चल फिर रहा है लेकिन घूम नहीं रहा अपनी एक्सिस में। इन्होंने कहा अगर घूम रहा हो तो क्या होगा। फिर इन्होंने उसका वो निकाली ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो अच्छा, इन साहब ने जो निकाली वो सिर्फ मैथमेटिकल इंटरेस्ट से निकाली, इन्हें नहीं पता था क्या कहते हैं इसका फिजिकल एप्लीकेशन क्या होने वाला। तो जब ये इनकी निकल आई, फौरन के फौरन जी जैसी मार्केट में आया ये सोल्यूशन, तो भाई लोगों को पता चला कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। ये तो दरअसल रोटेटिंग ब्लैक होल को डिफाइन कर रहा है कि ब्लैक होल किस तरह से रोटेट करते हैं, और जाहिर है ब्लैक होल रोटेट करते हैं, बड़े हाई स्पिन से करते हैं। तो ये इनका ये सोल्यूशन जो था एकदम शोहरत पा गया, और यूं ब्लैक होल जो है उसका जो है प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर रॉजर पेनरोज ने उसके ऊपर खूब सारा काम किया और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने ये निकाल लिया तो फौरन के फौरन ही एक साहब जो होते थे न्यूमन करके, उनका इंतकाल हो गया कुछ साल पहले, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डाल दो और देखें क्या होता है। सो चुनांचे उनकी क्लास में 7-8 लड़के थे, एमएससी की जो रिलेटिविटी क्लास पढ़ाते थे, 7-8 लड़के थे। उन्होंने लड़कों को होमवर्क दे दिया कि भाई ये सोल्यूशन निकला नया 63 में निकला था, उन्होंने नया निकला, तुम इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डाल के देखो क्या असर होता है। सो चुनांचे वो लड़के लग गए 8 के 8, और ये खुद भी लग गए, और 2-4 महीनों की मेहनत करके उन्होंने फिर ये इतनी बड़ी भारी सी इक्वेशन निकाली जो यहाँ बॉक्स में पड़ी हुई है। और जब से जैसी ये इक्वेशन निकली तो बस अब ये पता चल गया कि ब्लैक होल जो है उनको मालूम करने के लिए सिर्फ 3 पैरामीटर चाहिए, एक मास और एक एंगुलर मोमेंटम और एक चार्ज। ये तीनों चीजें पता हो तो हम किसी भी मैसिव ब्लैक होल की ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं, फिजिक्स मालूम कर सकते हैं। और यूं ब्लैक होल फिजिक्स जो थी वो अपने जोरों में बिल्कुल जिसे कहते हैं वो चरम सीमा पे पहुंच गई, वगैरह वगैरह। ये तो थी उसकी कुछ। आइए अपने यूनिवर्स की तरफ। वक्त है मेरे पास थोड़ा सा जी? मैं थोड़ी देर बोल सकता हूं या नहीं, या बंद करूं? जी बोलते रहे। अच्छा जी, चलिए खैर, थोड़ा सा वक्त और लेता हूं जी। मेरी जानी बाकी मैं तो बहुत दिलचस्पी सुन रहा हूँ, बाकी हजरात भी दे सकते हैं कमेंट। जी बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। अच्छा जी, चलिए बेहतर। चलिए तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसके बारे में जरा कुछ बात हो जाए। ये भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही इसका मॉडलिंग हुई इस यूनिवर्स की। उससे पहले तरह तरह के तस्वुरात थे, बात के, कुछ फिलोसफिकल, कुछ मेटाफिजिकल, कुछ तरह तरह के जो थे वो तस्वुरात होते थे। लेकिन जो सही तस्वुर आया यूनिवर्स का कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो पैदा कैसे हुआ, बना कैसे, वो तस्वुर आया आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से, जिसको हम बिग बैंग मॉडल कहते हैं। और ये कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 1940 में
एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते थे जॉर्ज गेमाउ, है ना, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया अब यूनिवर्स जो है किसी वक्त फाइनाइट टाइम है को, यानी कोई महदूद वक्त था जिसको हमने मान लिया t = 0 सेकंड मान लिया, उस वक्त जो है ये यूनिवर्स एक बड़े धमाके से पैदा हुआ और एक पॉइंट से, अब वो पॉइंट कहां से आया अभी भी फिजिक्स नहीं जानती और हम भी नहीं जानते भाई, कोई नहीं जानता कहां से आया, अल्लाह ताला ने बनाया बस इतना जानते हैं। तो उस वक्त जो है एक पॉइंट से ये सारा यूनिवर्स होता है एकदम बर्स्ट हो गया और सारा का सारा जो रेडिएशन था, मैटर था, उस पॉइंट से निकला और एक बड़े धमाके की शक्ल में चारों तरफ फैल गया। अब वो जो चारों तरफ फैला वो कहाँ पाई जाती थी, कैसे पाई जाती थी, इसके तो तरह तरह की भांत की थ्योरियां हैं, हमें उसमें पढ़ना भी नहीं है, हमारा एम दूसरा है। तो ये जितना भी जो इसका जो कूड़ा कबाड़ा था सब का सब जो निकला, रेडिएशन और वो मैटर, ये सब का सब बड़े धमाके से निकला और बहुत ज्यादा स्पीड से अलग होकर चला गया, दूर दूर फैलता चला गया। इसी को कहा गया कि बिग बैंग, है ना। तो t = 0 जो है ये पैदाइश का, कायनात की पैदाइश का वक़ुआ समझ सकते हैं हम। उससे पहले ना तो कोई कायनात थी, ना कोई ऑब्जर्वर था और ना कोई फिजिकल लॉ था, कोई तबे कानून भी नहीं था t = 0 पर। क्यों भाई, क्यों नहीं था? There was no before the beginning of our universe because once upon a time there was no time। और गालिब साहब ने भी इसी बात को ऐसे कहा है, न था कुछ भी तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। तो इससे पहले क्या था ये हमें बिल्कुल नहीं पता, फिजिक्स इस बारे में बिल्कुल खामोश है कि t = 0 से पहले क्या था। t = 0 पे एक धमाका हुआ और सारी चीजें जो है रेडिएशन और मैटर इधर उधर फैल गया। लेकिन t = 0 के फौरन बाद जो है बड़े तमाशे हुए। अब देखिए जैसे कैसे हुए तमाशे, तो गालिबन इस तरह से हुआ होगा। देखिए एक तस्वीर है आर्टिस्ट की, तो कोई बंदा था नहीं जो फोटो खींचता, गालिबन इस तरह से हुआ होगा कि ये पॉइंट है, पॉइंट से एक धमाका हुआ और सारी चीजें इधर उधर फैल गई, या इस तरह से हुआ होगा मे बी लाइक दिस, पॉइंट था, पॉइंट से सारी चीजें रेडिएशन और मैटर सब निकला और चारों तरफ फैल गया। t = 0 से लेके अब तक जितना वक्त गुजरा वो यूनिवर्स की उम्र कहलाती है, एज कहलाती है ना। और ये रफली 14 बिलियन ईयर, 14 अरब साल पहले ये प्रोग्राम हुआ था, यानी 14 अरब साल पहले ये धमाका हुआ था। लेकिन t = 0 पर यूनिवर्स में धमाका हुआ और उस धमाके के बाद ही फौरन पार्टिकल क्रिएट हुआ। आप जरा इस नंबर को देखिए, t = 0 पर धमाका हुआ, t = 10⁻⁻43 सेकेंड, 1/10 के बाद 43 जीरो लगाइए, इतना पार्ट ऑफ ए सेकेंड, यानी जस्ट आफ्टर t = 0 पहला पार्टिकल क्रिएट हुआ। इसको हम प्लैंक्स टाइम या प्लैंक लेंथ कहते हैं। और जो पहला पार्टिकल बना वो हिग्स बोसोन कहलाता है। और इसी हिग्स बोसोन की तलाश में लगे हुए हैं लोग कि वो पहला पार्टिकल पता चल जाए कहाँ पाया जाता है। और उसके लिए वही जिनेवा और फ्रांस के बीच में अंडरग्राउंड एक टनल बनाई गई है, उसमें लार्ज हेड्रोनिक कोलाइडर वगैरह लगा हुआ है, बड़ी लंबी चौड़ी मशीनें लगी। उन मशीनों के जरिए जो है ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि वो पहला पार्टिकल कब बना, कौन सा वो पहला पार्टिकल हफ्ते चढ़ जाए। जाहिर हम हिंदुस्तानी लोग हमने इसको गॉड पार्टिकल कह दिया, यानी बजाय कहते हैं कि गॉड्स पार्टिकल, ना गॉड पार्टिकल कह दिया, यानी खुदा है ये पार्टिकल। खैर बहरहाल ये हिग्स बोसोन, बोसोन जो है ये हमारे यहाँ एस.एन. बोस करके एक साइंटिस्ट होते थे, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, उनके नाम पर इस पार्टिकल का नाम है बोसोन। अर्ली यूनिवर्स जो है यानी जस्ट आफ्टर t = 0 उस वक्त बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का रेडिएशन था मादे के मुकाबले में। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, फैलता गया, तो रेडिएशन की इंटेंसिटी कम हुई तेजी के साथ और मैटर की इंटेंसिटी के मुकाबले में। और चुनांचे अर्ली स्टेजेस में यूनिवर्स जो था वो रेडिएशन डोमिनेटेड था, जबकि इस वक्त जो है यूनिवर्स हमारा मैटर डोमिनेटेड है। तो अब सवाल ये, जरा आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरा देख लें, गौर कर लें जरा। जाहिर साइंस हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है, अखलाक भी सिखाती है कहीं ना कहीं। देखिए ये t = 0, जाहिर है मैथमेटिक्स का बंदा हूं तो 2-4 लाइनें तो खींचना मेरा हक बनता है। t = 0 है ये, है ना, यहाँ पे यूनिवर्स शुरू हुआ, धमाका हुआ और इस वक्त हम यहाँ पाए जाते हैं t = 14 अरब साल। ठीक है, इंसानी उम्र मान लीजिए 100 साल है, एवरेज उम्र।
नूह अलैहि, उनकी छोड़ दे, नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल तक तबलीगी की, उसके बाद भी कुछ दिन जिंदा रहे होंगे, तो उस जमाने में होती होंगी बड़ी बड़ी उम्रें, लेकिन आजकल देख लें आपके एवरेज उम्र जो है वो 100 साल है। क्या आप 100 साल इस पे प्लॉट कर सकते हैं? इस लाइन पे अपनी उम्र प्लॉट कर सकते हैं हम? नहीं ना। क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट आएगा। यानी हमारा इस दुनिया में अभी खत्म नहीं हुई है दुनिया, अभी चल रही है कायनात, अभी खत्म नहीं हुई है। अभी इतने सालों में हमारा स्टे कितना है? हार्डली चंद घंटे का स्टे है इस दुनिया में हमारा। और फिर इस चंद घंटे के स्टे के लिए हम इतने नामाकुल क्यों बने रहते हैं? फिरौन क्यों बने रहते हैं? गर्दनें क्यों अकड़ी रहती हैं? क्यों अच्छे इंसान नहीं बनते? अच्छे अखलाक वाले क्यों नहीं बनते? अच्छे ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम जानते ही नहीं, हम कायनात की निशानियों पे गौर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे बार बार कर रहा, देख लो भाई हमारी चारों तरफ निशानियां पहले पड़ी हैं, तुम मुंह मोड़ के चल देते हो, देखो जरा गौर करो। तो हम इसी से देख लें, साइंस से ही देख लें। साइंस हमें सबक दे रही है कि भाई अच्छे इंसान बन जाओ। खैर चलो, अखलाकी बात बाद में, अब आगे चलते हैं। देखिए, जो शुरू में जब यूनिवर्स जो था वो बहुत ही रेडिएशन डोमिनेटेड था, अब जो है मैटर डोमिनेटेड है। तो भाई जब शुरू में इतनी ज्यादा गर्मी थी तो गर्मी गई कहां? इतना ठंडा क्यों पड़ा है यूनिवर्स? वो गर्मी गई कहां? उस गर्मी को कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। अगर उस गर्मी को हम निकालना, ये एक बिग बैंग का पूरा नमूना है। तो शुरू में बहुत ज्यादा रेडिएशन डोमिनेट था, सिर्फ रेडिएशन ही हरारत थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता था। तो अब कहां गया? तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोने खुदरे में वो रेडिएशन कहीं ना कहीं छुपा हुआ होना चाहिए। यानी इस रेडिएशन को हम समझें कि ये बिग बैंग की रेलिक है या रमक है। तो अब कैसे इस बात को समझा जाए? समझने के लिए आसान तरकीब ये कि मैथमेटिशियन है, कुछ किसी भी चीज को कुछ भी सपोज कर लें। मान लीजिए एक लोहे का ब्लॉक है ये, ठीक है जी, ये लोहे का ब्लॉक है। लोहे के ब्लॉक में पानी नहीं निकलता, लेकिन सपोज किया हुआ है कि लोहे का ब्लॉक है। लोहे के ब्लॉक में से इसको हमने खूब गर्म किया, जी भर के गर्म किया, जी भर के गर्म किया, इतना ज्यादा गर्म किया कि लाल हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि जब चीजें बहुत ज्यादा गर्म होती तो अपना कलर चेंज करती, फिर लाल से नीला हो जाता है। तो इतना ज्यादा हो गया। अब जब इतना ज्यादा हो गया तो फिर अब हमने इसको ले जा करके ऐसी जगह पे, ऐसे कमरे में रख दिया कि जिससे इसकी हीट बाहर ना जा सके कमरे से। एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, उसके बाद देखा, कमरा खोला तो पता चला कि भाई ये तो ठंडा पड़ा है। तो हीट कहाँ गई? कमरा तो बंद था। तो इसका मतलब ये कमरे के कोने खुदरों में इसकी हीट छुपी हुई है कहीं ना कहीं। यही हाल हमारे यूनिवर्स का है कि यूनिवर्स के कोने खुदरों में कहीं ना कहीं जो है वो हीट छुपी हुई है। इसी को हम कहते हैं फेंट बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन। ये टेक्निकल जबान में ये कह रहा था। यानी बिग बैंग की जो हीट थी वो कोने खुदरों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। अब अगर हम उस हीट को डिटेक्ट कर लें तो क्या कहना है, कंफर्म हो जाएगा पक्का हमारा कि बिग बैंग से पैदा हुए हम, ये यूनिवर्स बिग बैंग से बना। तो जाहिर है थ्योरी ये थी। अब थ्योरी जो है वो चाहती अपना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चाहती। तो बिग बैंग जो है अब चाहता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए जाहिर है दूसरे लोग आगे आए, हमने कहा दूसरे मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है कुछ काम करने की, दूसरे कर रहे हैं, करते रहे। तो पेंजियास और विल्सन 2 एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते थे। उन्होंने कुछ और काम कर रहे थे, कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसमें से कुछ और चीज आई। 4-5 बार उन्होंने चेक किया तो फिर पता चला कि अरे ये तो वही चीज आ गई जो थ्योरेटिशियंस ने प्रेडिक्ट की थी। और उन्होंने कहा था ये माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है 3 केल्विन का होना चाहिए, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सो इन्होंने फौरन जी पता लगा लिया। और 1965 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया इस बात पे कि इन्होंने ये रेडिएशन डिटेक्ट कर लिया था। और ये रेडिएशन थ्योरेटिशियंस ने दिया था कि बिग बैंग के बाद जो अब प्रेजेंट टेम्परेचर होना चाहिए यूनिवर्स का वो ये होना चाहिए। तो यही निकाल लिया इन्होंने, तो नोबेल प्राइज मिल गया इन्हें फौरन के फौरन। लेकिन साइंसदान तो बड़े झक्की होते हैं। उन्होंने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं इन्हें घपले से मिल गया हो नोबेल प्राइज, ऐसा रेडिएशन एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो फिर मैदान में कूदे और लोग, और 2003 से लेकर 2010 तक जो है एक तजर्बा किया गया जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू मैप। डब्ल्यू मैप का मतलब होता है विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपिक प्रोब। विल्किंसन उस साइंसदान का नाम
जो इसका लीडर था। अब इन्होंने क्या किया कि हमें इन्होंने एक बड़ा सा सैटेलाइट वगैरह भेजा और स्पेस कार्ड भेजा और फिर इन्होंने ये सारी की सारी हीट वीट जो कुछ भी थे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उससे उन्होंने नतीजा यही निकाला कि भाई इन्होंने वो निकाला कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन निकाल लिया उन्होंने, और वो ही निकाला 3 केल्विन का। सो बिल्कुल पक्की साबित हो गई कि साहब ये बिग बैंग थ्योरी जो है, यानी हमारा यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, ये एक अजीम धमाके से शुरू, और शुरू में टेम्परेचर बहुत था, अब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो गया और अब मैटर डोमिनेटेड। ये बात उन्होंने निकाली, लेकिन ये इसके लिए यूज वही हुई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखिए तस्वीर ये है इसकी, अगर आपको गौर से देखें इस तस्वीर को और आपकी स्क्रीन पर आ रही हो तो देखिए यहाँ पे जहां जहां सुर्ख किस्म के निशानात हैं, ये पूरे हमारे यूनिवर्स की तस्वीर है। ये सुर्ख किस्म के जो निशानात हैं यही वो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है 3 केल्विन का, यानी ये एक तरह से रमक है उस बिग बैंग की जो कोने कोदरों में छुपी हुई है यूनिवर्स के। तो अब इससे पता चल गया कि हाँ भाई बिग बैंग थ्योरी जो है बिल्कुल सही है, एक्सपेरिमेंट पे पूरी उतर गई। अब इसी को एक्सेप्ट किया हुआ है हमने। एक साहब और होते थे हबिल 1929 में, उन्होंने क्या किया कि उन्हें ये खप था, साइंसदानों को तो खप होता है जाहिर है, वो जब तक वो जुनून नहीं होता ना, जो पैशन जिसे कहते हैं, जब तक वो जुनूनी कैफियत तारी नहीं होती, जब तक चीजें हासिल नहीं होती है, खाली कलम पेंसिल लेके बैठने से नहीं होता। वो जो तख्लीक होती है उसके लिए बहुत जरूरी है कि जुनूनी कैफियत इंसान के अंदर हो, तो वो जुनूनी कैफियत जो है बहुत जरूरी है। तो इन्हें ये जुनून था, उस वक्त जो भी टेलीस्कोप अवेलेबल था उनके पास, ये हर वक्त गैलेक्सीज की तस्वीरें खींचते रहते थे। वो यही काम था, जो गैलेक्सी मिली उसकी तस्वीर खींचो, जो मिली तस्वीर खींचो। अब जब तस्वीरें खींची तो उन्हें लगा, जब सारी गैलेक्सीज की स्टडी की तो उन्हें लगा कि ये सारी गैलेक्सीज तो हमसे दूर जा रही हैं। यानी टेक्निकल जबान में जब जाहिद साहब यहाँ मौजूद है, ये फौरन समझ जाएंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जबान में रेड शिफ्ट होता है। रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि चीजें हमसे दूर भाग रही हैं, और ब्लू शिफ्ट का मतलब होता है चीजें हमसे करीब आ रही। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो सारी चीजें हमसे दूर भाग रही, सारी गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही। सो चुनांचे उन्होंने जी एक ला निकाला, जिसको ला डिस्कवर किया। ला तो सारे मौजूद है पहले से कायनात में, अल्लाह ताला ने बनाए, हम तो उन्हें डिस्कवर करते थे। तो एक ला उन्होंने निकाला साहब, डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि द स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ ए गैलेक्सी is directly proportional to its distance from us, यानी जो उसकी पीछे भागने की रफ्तार है वो डायरेक्टली तनासुब में है हमारी जिस स्पीड से जो हमारा डिस्टेंस है उससे, तो सारी चीजें एक दूसरे से दूर भाग रही है। अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये एक बैलून है, ठीक है, एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे के ऊपर कुछ निशानात बना दीजिए, है ना, और ये मान लीजिए कि ये निशानात जो है, यानी गोल गोल से निशान बना दिए, ऐसे ऐसे करके निशान बना दिए, और ये मान लीजिए कि ये निशानात जो है ये गैलेक्सीज को जाहिर कर रहा है। अब उस गुब्बारे में हवा भरिए, जैसे ही आप हवा भरेंगे तो ये जितने डॉट्स हैं ये सब एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। अब ऑब्जर्वर कहीं भी बैठा हो, किसी भी गैलेक्सी में बैठा, वो देखेगा सारा यूनिवर्स फैला, हर गैलेक्सी उससे दूर भागी आ रही। तो एक तो ये हो गया कि ऑब्जर्वर के पास कोई प्रिविलेज, ऑब्जर्वर की इस यूनिवर्स में कोई प्रिविलेज पोजीशन नहीं है। और दूसरे ये कि हमें साबित हो गया कि भाई जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं वो एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंशन की वजह से ही कूलिंग हुई। और ये एक्सपेंशन जो है, जब आइंस्टाइन की इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं तो उनके अंदर, उनके जरिए फिर ये एक्सपेंशन जो है ये जाहिर हो जाता है कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं। आइंस्टाइन ने खुद भी अपनी इक्वेशन सॉल्व की थी, लेकिन उसने जो है नॉन एक्सपेंशन वाला मॉडल निकाला। लेकिन फिर दूसरे लोग आए, फ्रीडमैन वगैरह आए, 4-5 लोग इकट्ठे आए, उन्होंने मिलकर के एक मॉडल बनाया, बेस वही आइंस्टाइन की थ्योरी पे बेस होकर के वो यूनिवर्स का मॉडल निकला जो एक्सपेंशन का मॉडल था, कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। तो अब पता क्या चला कि यूनिवर्स हमारा शुरू हुआ एक धमाके से, बिग बैंग से, और उसके बाद से अब तक जो है मुस्तकिल फैल रहा है, चला जा रहा है। ये बात मैंने अभी बता दी, देखिए जो सब कुछ लिखा हुआ है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जर्वर की प्रिविलेज पोजीशन नहीं है इस यूनिवर्स में, और इनफैक्ट सारा का सारा यूनिवर्स जो पूरी कायनात जो है ये फैल रही है। और कैसे फैल रही है, ऐसे फैल रही है, इस तरह से डायमेंशन फैल रही है। यहाँ पॉइंट से शुरू हुआ, तो टेक्निकल जबान में सिंगुलैरिटी कहते हैं, ऐसे करके शुरू हुआ, फैलता चला गया। या फिर ऐसे एक तस्वीर ऐसे भी दिखाई जाती है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई वगैरह वगैरह। अब अगर कोई ऐसी तरकीब हो कि जिससे हम ये सारी चीजें रोल बैक कर लें टाइम में, यानी सारी चीजों को समेट के ले आए, सारा का सारा मैटर जो एक सिंगल पॉइंट को श्रिंक कर जाएगा, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब भी फिर साबित हो गया कि यूनिवर्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग।
है ना, फातिरुस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह ताला ने बगैर किसी मॉडल, बगैर किसी मटेरियल के ये चीज बनाई। अब तरह के मॉडल्स आए। एक मॉडल आया ओपन यूनिवर्स का, कि जो बिग बैंग से शुरू हुआ और जब से अब तक फैले चला जा रहा है, और इसके अंदर मैटर कम होता है जिसकी वजह से एक्सपेंशन रुक नहीं सकता, और एक्सपेंशन हमेशा हमेशा के लिए डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, और अल्टीमेटली ये जीरो को पहुंच जाएगी। और चूंकि गैलेक्सीज जो है ये फैलने चला जा रहा, ओपन है, मटेरियल कम है तो फैलते चला जा रहा, तो एक दिन ये गैलेक्सीज हमें नजर आना बंद हो जाएंगी, और फिर जाहिर है ये पूरा यूनिवर्स अनऑब्जर्वेबल हो जाएगा। एक मॉडल ये दिया लोगों ने। फिर दूसरा मॉडल दिया क्लोज यूनिवर्स। इसमें भी कहा गया कि ये भी बिग बैंग से शुरू हुआ और एक्सपेंड हो रहा है टाइम के साथ, है ना, और इसके अंदर मैटर बहुत ज्यादा है इस वाले क्लोज यूनिवर्स में, इस मॉडल के अंदर, और इस मैटर की वजह से कहीं ना कहीं इस पे एक्सपेंशन पे ब्रेक लग सकता है, रोक लग सकती है ना। तो जब रोक लग सकती है तो इसका मतलब ये कि फिर इस यूनिवर्स का जब जहां पर रोक लगेगी, फिर उसके बाद यानी इनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है ये कंट्रैक्ट होना शुरू होगा, और जब कंट्रैक्ट होना शुरू होगा तो फिर बिल्कुल वैसे ही कंट्रैक्ट होकर आएगा जैसे कि शुरू मिरर इमेज हो जाएगी एक्सपेंशन की। यूं एक्सपेंड करके आया, वहां पे आके रुका, और फिर डिक्रीज होके फिर कंट्रैक्ट हुआ, जहां पे कंट्रैक्ट होके खत्म हुआ फिर वहां पे एक धमाका हुआ। ये इस तरह से जाहिर थ्योरी दी गई, और ये साइज में भी इसका फाइनाइट होगा और टाइम भी फाइनाइट होगा, है ना। अच्छा, और फिर अल्टीमेटली ये वहीं पे पहुंच जाएगा जैसे बिगनिंग में हुआ था, बिग बैंग से धमाका हुआ था, ऐसी जब ये कंट्रैक्ट होकर अपनी अल्टीमेट स्टेज पे, आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएगा, तब भी एक अदद धमाका होगा, एक और धमाका होगा। और टोटल कोलैप्स से पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, जैसे कि बिगनिंग में था। शुरू में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कूल हुआ, अब एक कूल होकर नीचे नीचे चलता जाएगा, अब टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा, फिर सारे सितारे वितारे और धमाका बंद होगा, और सितारे नजर आने बंद हो जाएंगे, और एक धमाका होगा, और ये यूनिवर्स जो है खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से शुरू हो सकता है कि बिग बैंग जैसे बिग बैंग से शुरू हुआ था, वैसे ही इसका खात्मा भी बिग बैंग से हो सकता है। और इस यूनिवर्स की क्लोज मॉडल की एक शुरुआत भी है और एक एंड भी है, यानी इस तरह से होगा प्रोग्राम। आर्टिस्ट का कंसेप्शन है, एक तस्वीर है कि ये कंट्रैक्शन होगा तो इस तरह से सारी चीजें आती चली जाएंगी, और अल्टीमेटली सब चीजें यहाँ इकट्ठी होकर फिर एक धमाका होगा और खत्म हो जाएगा ये सारी कायनात। ठीक है, साथ साथ लोगों ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं, तो दोबारा भी तो हो सकता है ना ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का, कि भाई क्लोज यूनिवर्स अब खत्म हो गया, धमाका हो गया, अब दूसरी कायनात भी तो बन सकती है। तो दूसरी कायनात के लोगों का फिर एक्सपेंशन हो, फिर कंट्रैक्शन हो, ये सिलसिले चलते रहे, कई सारे बैंग हो, कई सारे यानी इनके कोई डेफिनेट बिगनिंग भी ना हो, ना कोई डेफिनेट खात्मा हो, और बहुत सारे इनके अंदर धमाके हो, कोई यूनिक ना हो, जैसे क्लोज में यूनिक है कि एक बार हुआ और फिर आखिर में हो। और इस तरह का यूनिवर्स ऑसिलेटिंग यूनिवर्स जो है ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और फिर एक थ्योरी और दी, जो जाहिर है बिग बैंग की थ्योरी आई तो लोगों को लगा कि ये तो कोई बात नहीं, हम भी एक थ्योरी देंगे, तो चुनांचे एक थ्योरी और दी गई। ये हॉयल और नार्लिकर नाम के दो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते थे, उन्होंने ये थ्योरी दी। उन्होंने कहा स्टेडी स्टेट यूनिवर्स की थ्योरी की, उन्होंने कहा विदाउट बिगनिंग और एंड, इसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई खात्मा, और मैटर जो है एकदम जो है नहीं बना जैसे कि वहां उसमें बन गया था बिग बैंग के अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके यूनिवर्स में हर वक्त बनता रहता है। लेकिन इन सारे मॉडल्स में स्टडी स्टेट यूनिवर्स के अलावा जितने भी मॉडल दिए यूनिवर्स के, इन सारे मॉडल में दो अजम्पशंस जो थे वो बिल्कुल कॉमन थे, वो कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहलाते हैं। वो अजम्पशन ये है कि यूनिवर्स आइसोट्रॉपिक है और यूनिवर्स होमोजीनियस है। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये कि आप किसी भी डायरेक्शन में देखो, सारे डायरेक्शन यानी ऑल स्पाशियल डायरेक्शंस आर सेम, यानी किसी भी आप डायरेक्शन देखें हर सिम जो है एक ही जैसी नजर आएगी। और होमोजेनिटी का मतलब ये कि लार्ज स्केल पर मैटर जो है बराबर से फैला हुआ, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अजम्पशन तो करना पड़ेगा ना, आसान सा अजम्पशन लेना पड़ेगा, जब भी तो मॉडल आएगा। तो ये कि मैटर पूरी कायनात में एक जैसा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ये नहीं है कि कहीं पे सारा इकट्ठा हो गया, कहीं पे बहुत इकट्ठा हो गया। तो अभी आप देखो, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो तस्वीरें भेजी, अगर किसी को इंटरेस्ट है इन चीजों में तो वो देखे तस्वीरें, वो दिखाता है कि वाकई में मैटर खाली नहीं है, इसका खाली कायनात खाली नहीं, जगह जगह भरी पड़ी है, सारी कायनात भरी पड़ी है, और बिल्कुल ऐसे जैसे मकड़ी के जाले की तरह जुड़ी हुई है गैलेक्सीज,
तो बहरहाल यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, हालांकि खासा वक्त ले लिया मैंने। अगर मजीद आपको तफसील मालूम करनी है इस लेक्चर के बारे में, खास करके मैथमेटिक्स और थोड़ी फिजिक्स, तो ये मेरी एक किताब है, टेंसर्स मैथमेटिक्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड रिलेटिविटी। ये PHI वालों ने छापी थी पहले 2015 में, फिर दोबारा इसको प्रिंट किया 2018 में। और आइंस्टाइन के कोट के साथ मैंने, साइंटिफिक एडवांसमेंट इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, आवर ट्रिप कंटिन्यूज विद ईच डिस्कवरी। आइंस्टाइन के कॉल के साथ शुरू किया था और खत्म भी उसी कॉल से करता हूँ। Stay away from negative people. They have a problem for every solution. मनफी लोगों से दूर रहें, उन्हें हर हाल में कोई ना कोई मसला नजर आता है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, आबाद रहिए।